नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे और कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, चाहे वो आपके कंप्यूटर की जनरेशन को लेकर के हों, चाहे वो प्रोग्रामिंग भाषा को लेकर के हों, या इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म्स होती है कंप्यूटर से बार बार पूछे जाने वाली, चाहे वो हो, सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आपके मेमोरी स्टोरेज को लेकर के MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, यहाँ की जो शॉर्ट कीज़ होती है उनको लेकर के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉपर नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, और उसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा ताकि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपका बेसिक क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में आया है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चार्ल्स बेबेज ने 1838 में एक एनालिटिकल इंजन नाम का एक डिवाइस बनाया था। ठीक है, और उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं जितने भी आज के कंप्यूटर होते हैं। उनका जो तरीका है, जो बनाने की शुरुआत हुई, वो उसी को देखकर की जाती है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, किसे विश्व का पहला प्रोग्रामर माना जाता है? तो विश्व का पहला प्रोग्रामर ये माना जाता है लेडी एडा लवलेस अगस्ता। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं लेडी एडा लवलेस अगस्ता। इन्हें विश्व का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? देखिए 1838 में चार्ल्स बेबेज ने अपना एनालिटिकल इंजन बनाया, लेकिन उस समय वो उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर सके। 1842 में ये आई और इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया चार्ल्स बेबेज के उस डिवाइस के अंदर चलाने के लिए। ठीक है, इसीलिए इनको पहला प्रोग्रामर माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, विश्व का पहला गणक यंत्र कौन सा था? तो विश्व का जो पहला गणक यंत्र माना जाता है वो अबेकस को माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अबेकस की अगर मैं इन्वेंशन की बात करूं तो टिम कैनमर करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस अबेकस की खोज करी थी 1622 में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं, लेकिन अगर आपको पूछेगा सर्वाधिक योगदान किसने दिया है तो वान न्यूमैन के द्वारा सर्वाधिक विकास दिया गया। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान इन्होंने दिया। अगला प्रश्न है, वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो वर्तमान स्वरूप का जो पहला कंप्यूटर था वो था मार्क 1। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो मार्क 1 है बेसिकली कैलकुलेटर था। 1937 से लेकर के 1944 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसका इन्वेंशन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की गई? तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज मानी जाती है ये मानी जाती है 1946 में। 1946 में ही आपके ENIAC की खोज हुई थी। तो इसी को यहाँ पे माना जाता है कि यहीं से जो आधुनिक कंप्यूटर है इसकी शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। ENIAC के बारे में बात करें तो ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है? ENIAC की जो आपकी फुल फॉर्म होती है, ये क्वेश्चन पेपर UKSSC इसको पूछ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अभी आगे इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो ध्यान रखना, आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई, लेकिन अगर आपको प्रश्न बने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति कब आई, तो ये आई 1960 के बाद से। डिजिटल कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ था? देखिए अभी हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपके जो बेसिक कंप्यूटर को लेके पूछे जाते हैं, इतिहास को लेकर के वो कर रहे हैं। अभी हम आगे जो पूरा आपका सिलेबस है उसको यहाँ पे कवर करेंगे। जो आपके सोशल नेटवर्किंग साइट से क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इनको कवर करेंगे। सारी चीज़ों को हम आज की इस मास्टर वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। डिजिटल कंप्यूटर का विकास सबसे पहले अमेरिका में माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा देश विश्व में अमेरिका में ही पाए जाते हैं या वहीं होते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? तो देखिए कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कि इस बात की जानकारी होना कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इसी को कंप्यूटर साक्षरता कहा जाता है। ठीक है, विश्व का पहला
पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूरी तरीके से ये था आपका ENIAC, ठीक है। 1946 के आसपास हुआ इसका इन्वेंशन, और इसका जो पूरा नाम है UKSSC में पूछा जा चुका है, एग्जामों के अंदर लगातार पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको लेके प्रश्न बनता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? अब हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बात करेंगे। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे इनमें आपकी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। जो आपकी पहली पीढ़ी है ये 1942 से 55 के मध्य में मानी जाती है। हर बुक में आपको जो ये साल हैं अलग मिलेंगे, लेकिन आपको अप्रॉक्स लेके चलना है, ठीक है। तो 42 से 55 आपकी पहली पीढ़ी थी और इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं पहली पीढ़ी को लेकर के? तो देखिए, जो ये पहली पीढ़ी आई वैक्यूम ट्यूब वाली, तो इसमें अगर पूछा जाए भाषा कौन सी इस्तेमाल होती थी, तो इसके अंदर जो मशीनी भाषा होती थी, मशीनी भाषा यानी कि 0 और 1, तो ये इसमें इस्तेमाल होती थी, ठीक है। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो मशीनी भाषा होती थी उसका इस्तेमाल होता था। यहाँ पे एक छोटा सा इसको पढ़ देते हैं कि भाषा कितनी होती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में मुख्यतः दो तरीके की भाषाएं होती हैं, एक होती हैं आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस और एक होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस, निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। तो जो आपकी मशीनी भाषा है ये एक निम्न स्तरीय भाषा है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का जो पहली बार प्रयोग किया गया ये कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किया गया 1955 से लेके 64 तक। देखिए ये क्वेश्चन हर बार बनता है एग्जाम के अंदर कि पहली पीढ़ी में किसका इस्तेमाल हुआ, दूसरी पीढ़ी में किसका हुआ, उस तरीके से। तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। ट्रांजिस्टर के आविष्कार की बात करूं तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले के द्वारा किया गया। हालांकि इसमें इनके साथी भी थे जिनका नाम जॉन बर्डेन और वाल्टर हाउस था, तो उन दोनों के नाम ज़्यादा पूछे नहीं जाते, ज़्यादातर नाम आपको विलियम शॉकले का देखने को मिलेगा। इन्होंने 1947 के आसपास जो ट्रांजिस्टर है इसकी खोज कर दी थी और इसका प्रयोग जो दूसरी पीढ़ी है 1955 से लेकर 64 के बीच इसमें किया गया, ठीक है। एक और चीज़ इसकी अगर मैं भाषा की बात करूं तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में भी आपकी जो निम्न स्तरीय भाषा थी उसका इस्तेमाल किया गया। इस पीढ़ी में जो आपकी असेंबली भाषा थी, ठीक है, असेंबली भाषा भी आपकी लो लेवल लैंग्वेज है और इस असेंबली भाषा का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे अगला पॉइंट तीसरी पीढ़ी को लेकर के। देखिए तीसरी पीढ़ी का जो काल था ये 1964 से लेके 75 तक था और इसमें आईसी चिप्स का इस्तेमाल किया गया। कई बार आपको आईसी की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स इसका पूरा नाम है। तो इसका इस्तेमाल कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया? तो तीसरी पीढ़ी में इसका इस्तेमाल किया गया। आईसी चिप के अगर आविष्कार की मैं बात करूं तो इसका जो आविष्कार किया वो जैक किल्बी के द्वारा किया गया, ठीक है। जैक किल्बी और इनके एक साथी थे जिनका नाम था रॉबर्ट नॉय, ठीक है। तो रॉबर्ट नॉय और जैक किल्बी, इनका नाम कम पूछा जाता है फिर भी आपको ध्यान रखना है। जैक किल्बी ने आविष्कार किया जो ये आपकी आईसी की चिप होती है इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि किसकी परत चढ़ी होती है, तो ये आपके सिलिकॉन की परत इसके ऊपर चढ़ी होती है, ठीक है। और ये आईसी की चिप आपकी दो प्रकार की होती है, एसएसआई और एमएसआई। एसएसआई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चिप, ठीक है, और ये एमएसआई होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन चिप। तो इस तकनीक का क्वेश्चन सीधा बनता है। कई बार आपको ये नहीं देगा कि आईसी चिप का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में हुआ, आपको देगा एसएसआई का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में हुआ, एमएसआई का कहाँ पर हुआ। तो इन दोनों का भी इस्तेमाल आपके तीसरी पीढ़ी में हुआ, ठीक है। चलिए चौथी पीढ़ी की बात करें तो चौथी पीढ़ी आपकी 1975 से लेके 1989 के बीच में रही और इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया? तो चौथी पीढ़ी में किया गया। इसका अगर हम बात करें पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। क्वेश्चन बनता है इसको किस कंपनी ने बनाया? तो इंटेल कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया। यह माइक्रो प्रोसेसर आपका 1971 में बना था। तो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है जिसको इंटेल कंपनी ने बनाया और इसको बनाने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो फ्रेडरिको फॉगिंग को जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं को मुख्य श्रेय जाता है।
अगर मैं यहाँ पे तकनीक की बात करूँ तो यहाँ पे VLSI का इस्तेमाल किया गया। देखिए जो तीसरी पीढ़ी थी वहाँ पे स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे वेरी लार्ज स्केल यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे आपका पांचवी पीढ़ी। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसी पीढ़ी में आपके जो कोडिंग की शुरुआत है, चौथी पीढ़ी में आपकी कोडिंग की शुरुआत भी हो गई थी। चलिए, तो कोडिंग की शुरुआत आपकी चौथी जो पीढ़ी थी वहाँ पे हो गई थी। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पांचवी पीढ़ी को लेकर के। देखिए जो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी थी ये 1989 में इसकी शुरुआत हुई और वर्तमान में अभी तक पांचवी पीढ़ी ही चल रही है। अगर आपको पूछा जाए वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, ये पांचवी पीढ़ी है। इस पीढ़ी में जो आपकी AI इंटेलिजेंस है, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, AI जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका जनक किसे माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी। ठीक है, जॉन मैकार्थी को इस इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में हुआ, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल, या फिर आपकी जो कोडिंग कौन सी पीढ़ी में शुरुआत की गई, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो आपकी पांचवी पीढ़ी थी यहाँ पे ULSI तकनीक का इस्तेमाल किया गया, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट चिप्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो तीसरी पीढ़ी में SSI थी, चौथी पीढ़ी में आपकी VLSI और पांचवी पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज वाली यहाँ पे आ गई थी। ठीक है, चलिए, तो ये हमने कंप्यूटर की पीढ़ियों को देखा और साथ में उनके साथ जो आपकी भाषा को देखा हमने थोड़ा बहुत। शुरुआत में हाई लेवल भाषा कौन सी पीढ़ी में आई, तो आपने देखा यहाँ पे हाई लेवल भाषा की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाई लेवल भाषा अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए, पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी? देखिए जो पहली उच्च स्तरीय भाषा थी आपकी वो थी फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम कई बार पूछा गया है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है, और प्रोग्राम के लिए किसी भी भाषा को जो विकसित किया गया सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो वो आपकी फोर्ट्रॉन ही थी। यानी कि प्रोग्राम के लिए विकसित की गई पहली भाषा कौन सी है, तो वो है फोर्ट्रॉन। इसका आविष्कार जॉन बेकस ने किया, 1957 में इसका आविष्कार किया गया। ठीक है, तो पहली कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? फोर्ट्रॉन थी, 57 में आई, बेकस ने इसका आविष्कार किया। क्वेश्चन बनेगा जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं इनका इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी से शुरू हुआ? तो इनका इस्तेमाल आपकी तीसरी पीढ़ी से शुरू हुआ। ठीक है, अब कुछ प्रमुख हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इनको यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपकी आती है एल्गोल, इनकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको केवल नाम याद रखने हैं। पूछ लेता है कि पैस्कल किस तरीके की भाषा है, तो ये आपकी हाई लेवल भाषा है। ठीक है, एल्गोल की बात करें तो पूरा नाम है एल्गोरिथम लैंग्वेज, ये भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है और इसकी जो आविष्कार किया गया, इसको विकसित किया गया 1958 में। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी जो है आपकी लिस्प, यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग इसका पूरा नाम है और इसके इन्वेंटर का नाम आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके जो इन्वेंटर है उनका नाम है जॉन मैकार्थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि जिनको AI तकनीक का जनक माना जाता है उसी ने इस भाषा का भी आविष्कार किया। ठीक है, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दोनों उनकी खोजें याद रखनी है। इसके बाद आती है बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, तो ये बेसिक की फुल फॉर्म है और बेसिक को कंप्यूटर भाषा की नींव माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे बेसिक भाषा कौन सी है, तो वो बेसिक ही है, उसका नाम ही बेसिक है। फुल फॉर्म आप इसकी याद रखिए। इसके अगर मैं आविष्कार की बात करूं या विकसित कब हुई, तो ये आपके 1964 में विकसित की गई। किसके द्वारा की गई? तो दो व्यक्ति थे, एक का नाम था जॉन कैमिनी। ठीक है, जॉन कैमिनी और कुड्स, तो इन दोनों के द्वारा इसको विकसित किया गया। इसके बाद बात करें पास्कल की, तो पास्कल भी आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसकी जो विकसित हुई ये 1970 में विकसित हुई और निकोलस विर्थ करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस भाषा को विकसित किया। सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि ये कब बनी, इसको किसने बनाया। तो सी लैंग्वेज आपकी 1972 में आई और डेनिस रिची का नाम आपने सुना है, डेनिस रिची, इनके द्वारा सी लैंग्वेज को विकसित किया गया। ठीक है, C++ की बात करें तो ये भी आपकी एक उच्च स्तरीय भाषा है। इसका आविष्कार आपके 1985 में किया गया और इसका आविष्कारक कौन थे? तो बाजारने स्ट्रॉस्टेप करके एक व्यक्ति हैं। ठीक है, बाजारने, ऐसा नाम उनका लिखा जाता है, बाजारने स्ट्रॉस्टेप। ठीक है, तो उन्होंने इसका आविष्कार किया।
इसके अलावा जावा की भी बात कर लेते हैं। जावा ये भी आपकी एक उच्च स्तरीय भाषा है और जावा का जो आविष्कार किया ये जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया। ठीक है, जावा का आविष्कार किसने किया? जेम्स गोसलिंग ने 1995 में किया। इसके अलावा एक और है आपकी उच्च स्तरीय भाषा जिसका नाम है कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म याद रखनी है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो भाषा थी आपकी ये व्यापार के लिए विकसित की गई थी। तो प्रश्न बनता है कौन सी भाषा का इस्तेमाल व्यापार में किया जाता है? तो वो है आपकी कोबोल। ठीक है, इसके जो आविष्कारक थे उनका नाम था ग्रेस हूपर मुर्रे। ठीक है, ग्रेस हूपर आप याद रखें, ग्रेस हूपर इनका नाम था। 1959 में इन्होंने इस भाषा का विकास किया। अब कोबोल को लेकर के एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है। देखिए, इनको साथ साथ में अगर आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपको यहाँ पे फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो यहाँ पे लिखने पॉसिबल नहीं थे, वो मैं आपको यहाँ पे रिकॉल कराते हुए चलूँगा। तो आपको सारी चीज़ें लिखते हुए चलनी है, तो आपके प्रॉपर नोट्स यहाँ पे बन जाएंगे। आपको एग्जाम से पहले दोबारा कंप्यूटर कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोबोल के आपने फुल फॉर्म लिखी, कोबोल के आपने आविष्कारक का नाम लिखा, इस्तेमाल कहाँ होती है? व्यापार के लिए होती है। एक क्वेश्चन कोबोल को लेकर के और याद रखना कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन उपस्थित संभव है? तो वो है आपकी कोबोल भाषा। सबसे ज़्यादा उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन अगर किसी भाषा में संभव है तो वो कोबोल है। ठीक है, तो ये हमने कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में बात करी। तो देखिए, उच्च लेवल भाषाएं हमने यहाँ पे देखी, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। उत्तराखंड में भी या अदर एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है सी लैंग्वेज किसने विकसित करी, एल्गोल की फुल फॉर्म पूछी जाती है, बेसिक के बारे में बात की जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे कंप्यूटर के आकार, यहाँ पे इसको आकार कर देना। ठीक है, आकार के आधार पर, हाँ ठीक है, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, आकार के आधार पे कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं और इनका इस्तेमाल जो आपके साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये दूसरे नंबर के सबसे बड़े कंप्यूटर्स होते हैं और इनका इस्तेमाल सेवा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके के सर्वर होते हैं जो सर्विस देते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तीसरे होते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पे डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम रेलवे की बात करें तो वहाँ पे आपका मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे कौन से कंप्यूटर होते हैं? जहाँ पे आपको बहुत बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करना होता है, वहाँ पे मिनी कंप्यूटर होता है। और अंत में आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर आप जैसे आप पर्सनल कंप्यूटर आ जाते हैं, इसके अंदर घरेलू इस्तेमाल के लिए आ जाते हैं, या जो ऑफिशियल यूज़ होते हैं, ऑफिसों में भी यूज़ होते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो ये हमने बेसिक बातें पढ़ी कि आकार के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि कार्य पद्धति के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्य पद्धति के आधार पे कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो जो इस प्रकार के सिग्नलों को दिखाता है, इनकी इस सिग्नल के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर जो आपके डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं उनके ऊपर काम करता है। और तीसरा होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर जो एनालॉग के रूप में भी काम कर सकता है और डिजिटल, दोनों की उसकी प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं। तो कार्य पद्धति के आधार पर 3 होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम पीढ़ी के आधार पे मैं आपको पूछूं कि पीढ़ी के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, तो अभी हमने कंप्यूटर की पीढ़ियों को पढ़ा, 5 पीढ़ी हो चुकी हैं। ठीक है, 5वीं पीढ़ी चल रही है। चलिए, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर ये था आपका क्रे 1, जिसे सीडेक 6000 भी कहा जाता है। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसको बनाया सैम्योर क्रे ने। ठीक है, तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर सैम्योर क्रे के द्वारा 1975 में बनाया गया था। ठीक है, 1975 में इसको बनाया गया और ऑफिशियली अगर बात करें तो 1976 में इसको स्थापित भी कर दिया गया था। ठीक है, तो 75-76 में इसको बनाया गया सैम्योर क्रे के द्वारा। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगर बात करें वर्तमान में विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है आपका जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है।
सुपर कंप्यूटर को लेकर के एक दो पॉइंट और हैं जो आपको याद रखने हैं। जो आपके सुपर कंप्यूटर्स होते हैं इनकी गति को किस में मापा जाता है, क्वेश्चन बनता है तो इनकी गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है, फ्लॉप्स या मेगा फ्लॉप्स में इनकी गति को मापा जाता है। फ्लॉप की फुल फॉर्म आपको पूछी जाती है तो फ्लॉप की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए कहीं पर भी पेज के साइड में, फ्लोटिंग, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है स्क्रीन पे, मैंने आपको पहले भी कहा कि मोबाइल स्क्रीन पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मैं बोलता हूँ आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, फ्लॉप्स की। फ्लॉप क्या है? फ्लॉप सुपर कंप्यूटर की मापने की गति है। सुपर कंप्यूटर की गति मापने के लिए क्या होती है? फ्लॉप्स होती है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर की गति, अगर आपको प्रश्न बने कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है तो कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। इसी प्रकार सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न बनता है, ये तो हमने विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर की बात कर दी, ये कौन सा है? क्रे 1 है, 76 में बनाया किसने? सैम्यूअल क्रे ने। लेकिन अगर आपको पूछे विश्व का पहला पर्सनल सुपर कंप्यूटर, पहला व्यक्तिगत सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो नाम याद रखना, टेस्ला विश्व का पहला व्यक्तिगत सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला है आपका सेवा देने का काम किन कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है तो सेवा देने का जो कार्य होता है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। अभी हमने ऊपर बात करी थी ना जब हमने बेसिक आइडिया देखा था, तो जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है सेवा देने का। जो भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, चाहे आप सिम कंपनी को देख लीजिए, तो जिससे भी आप सर्विस लेते हैं, चाहे सिम कार्ड की कंपनी है, तो वो जो आपको सेवा दे रही है, अपनी जितने भी आपको डाटा दे रही है, वो सब किस कंप्यूटर के माध्यम से दे रही है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के माध्यम से दे रही है, ठीक है। तो सेवा देने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और सबसे प्रसिद्ध मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये है आपका यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है। और ये कंप्यूटर विश्व का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है बहुत सारे डाटा को स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग होता है तो बहुत सारे डाटा को स्टोर करने के लिए मिनी कंप्यूटर, हमने ऊपर बात करी थी। और पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है तो विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर है PDP-1। PDP की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, ठीक है। तो प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर इसकी फुल फॉर्म है और ये आपका एक मिनी कंप्यूटर है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे देगा, आपको बोलेगा इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है, आपको ऑप्शन में दे देगा, जैसे फुगाकू दे देगा, PDP दे देगा और इसके ऊपर जो अभी हमने पढ़ा यूनिवैक दे देगा। तो आप जानते हैं ये आपका सुपर कंप्यूटर है, ये आपका मिनी कंप्यूटर है और ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। लैपटॉप का पिता किसे कहा जाता है तो फादर ऑफ लैपटॉप, ये किसको कहा जाता है? ये एडम ऑसबॉर्न को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ लैपटॉप ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है एडम ऑसबॉर्न को। अगर मैं बात करूं फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर किसको कहा जाता है तो ये कहा जाता है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को फादर ऑफ पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए किस कंप्यूटर को ग्रैंडफादर ऑफ ऑल कंप्यूटर कहा जाता है तो कौन सा कंप्यूटर है जिसको सभी कंप्यूटरों का ग्रैंडफादर यानी कि दादा कहा जाता है तो सभी कंप्यूटरों का दादा ये कहा जाता है सुपर कंप्यूटर को। और अगर पिता की बात करें तो ये कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सभी कंप्यूटरों का ग्रैंडफादर पूछेगा तो सुपर कंप्यूटर और सभी कंप्यूटरों का अगर फादर पूछेगा तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19वां प्रश्न है भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया तो भारत के अंदर जो पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया ये कोलकाता में स्थापित किया गया था, ठीक है। कंप्यूटर का नाम था HEC। HEC की फुल फॉर्म होती है आपकी हरमन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। ये जो कंप्यूटर था ये भारत ने अमेरिका से लिया था और इसको कोलकाता में स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था तो भारत के द्वारा जो निर्मित किया गया पहला कंप्यूटर वो था आपका सिद्धार्थ, ठीक है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत का पहला कंप्यूटर जो था सिद्धार्थ ये बनाया गया था। तो ध्यान रखना पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न और टोटल जो नंबर ऑफ प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं ये आपके 146 क्वेश्चन हैं। इनमें आपका सभी कुछ कंप्यूटर का वो कवर हो जाएगा और एंड में उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं उनको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। उनको भी मैंने साइड में लिखा है ताकि आखिर में हम उनको भी जल्दी से रिकॉल कर सकें।
अगला है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। देखिए कंफ्यूज मत होना, पहला कंप्यूटर पूछेगा तो सिद्धार्थ, और अगर पहला सुपर कंप्यूटर पूछेगा तो परम 8000, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसको बनाया किसने? तो सुपर कंप्यूटर को भारत की जो सीडेक कंपनी है, पुणे में है ये, और सीडेक कंपनी के द्वारा इस कंप्यूटर को बनाया गया था। सीडेक की फुल फॉर्म आपको याद करनी है, क्या पता पूछ ले, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो सेंटर है इसका मतलब, सेंटर फॉर, उसके बाद डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस कंपनी की स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है, सीडेक की स्थापना कब हुई? 1988 में, और 1991 में इसने अपना पहला सुपर कंप्यूटर बना लिया था। तो ध्यान रखना है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, बनाया कब गया? 1991 में। ठीक है, एक और चीज, इस कंप्यूटर को बनाने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो जाता है विजय पांडुरंग भाटकर को। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है कि भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय पांडुरंग भाटकर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी द्वारा बनाया सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए जब परम 8000 बन गया भारत का पहला, उसके बाद जो आपकी NAL थी, इसने अपना एक सुपर कंप्यूटर बनाया, फ्लो सॉल्वर। ठीक है, इसी प्रकार जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसने भी एक अपने सुपर कंप्यूटर बनाए, अनुपम और टेराफ्लॉप। इसके अलावा IIT मुंबई ने भी अपना एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा मार्क। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? आपको पूछेगा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आपको मार्क दे देगा, फ्लो सॉल्वर दे देगा, परम 8000 दे देगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट है। NAL ने फ्लो सॉल्वर बनाया, बार्क ने अनुपम और टेराफ्लॉप बनाया, और IIT ने जो मुंबई है उसने बनाया मार्क। ठीक है, चलिए अगला है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों का क्या कहा जाता है? ठीक है, तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो आदेश दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उन आदेशों को इंस्ट्रक्शन, अनुदेश कहा जाता है। ठीक है, तो हम कोई भी जब कमांड देते हैं कंप्यूटर को कोई भी वर्क करने के लिए, तो उन कमांड को इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। अनुदेशों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये आपका प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, और अगर प्रोग्रामों के समूह की बात करें तो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसको इस तरीके से समझिए कि आपका क्या होती है, इंस्ट्रक्शन होती है। जब हम इस इंस्ट्रक्शन का ग्रुप बना दें तो ये आपका प्रोग्राम बन जाएगा, और जब हम प्रोग्रामों का भी ग्रुप बना दें तो आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है, आपको इसको समझना है अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न है, IBM कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है IBM। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, और इसकी स्थापना 1911 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। इस कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो दो व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है। एक व्यक्ति हैं आपके चार्ल्स फ्लिंट। ठीक है, चार्ल्स फ्लिंट, और इसके अलावा हरमन हॉलीवृथ। ठीक है, हॉलीवृथ, इसका नाम आपको याद रखना है। तो ये दो व्यक्ति थे, इस कंपनी के संस्थापक थे। बेसिकली दो व्यक्ति नहीं थे, और भी व्यक्ति थे। उस समय काफ़ी सारी कंपनियां थी, अमेरिका के अंदर 3-4 कंपनियां थी जो कंप्यूटर के क्षेत्र में काम कर रही थी। उन सारी कंपनियों का एक कंपनी बना दी गई 1911 में, और उस कंपनी का नाम शुरुआत में IBM नहीं रखा गया था। ठीक है, उस कंपनी का नाम रखा गया CTR। फुल फॉर्म क्या होगी CTR की? तो कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। ठीक है, ये इसका नाम रखा गया था सभी कंपनियों को मिलाकर, लेकिन जो IBM नाम इसको दिया गया ये 1924 में दिया गया। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हो कि इस कंपनी का नाम IBM कब रखा गया। स्थापना पूछेगा 1911 ही आपको बतानी है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे, यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन आपका छूट गया। चिन्हात्मक डाटा में किसका प्रयोग किया जाता है? जो आपके चिन्हात्मक डाटा होते हैं, न्यूमेरिक डाटा होते हैं, वहाँ पे आपका किस प्रकार का, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, वहाँ पे आपका किस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है डाटे का? तो अंक भी होते हैं, उसमें आपके अक्षर भी होते हैं, और उसमें आपके जो चिन्ह होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है,
कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ये बिट होती है। बिट जो है छोटा रूप है बाइनरी डिजिट का, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको पूछेगा बिट की फुल फॉर्म बताओ, तो बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट, ठीक है। कौन कौन होते हैं? तो 0 और 1 ये आपके बाइनरी डिजिट कहलाते हैं, ठीक है। 0 और 1 बाइनरी नंबर। एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको स्मॉल बी दे कि बी क्या है, तो बी होता है आपका बिट, ठीक है। और अगर कैपिटल बी दे तो ये आपका बाइट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। चलिए, अब यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ को लेके क्वेश्चन आपके बनते हैं कि आपका जो मेज़रमेंट पूछा जाता है कि 8 बिट बराबर कितना होता है, इस तरीके से इसको एक बार कवर करते हैं। देखिए 4 बिट अगर हम मिला दें, हमने बात करी ना कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। अगर मैं 4 बिटों को मिला दूं तो आपका एक निबल बन जाएगा। 8 बिटों को मिला दूं तो आपका 1 बाइट बन जाएगा, ठीक है। तो 8 बिट को मिलाकर आपका 1 बाइट बनता है। और जो आपका कैरेक्टर होता है, कंप्यूटर में आप कुछ भी लिखिए, चाहे आप ए लिखो चाहे आप बी लिखो, कुछ भी लिखिए, वो आपका 8 बिट का होता है, ठीक है। 8 बिट का होता है, यानी कि अगर आपने ए लिखा तो वो इस तरीके से आपके 8 जो जगह है वहाँ पे 8 स्पेस को उस तरीके से घेर लेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक कैरेक्टर कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। कितने बाइट का होता है? 1 बाइट का होता है। चलिए अब आगे चलते हैं ये वाली टेबल पे। 1024 बाइट की बात करें तो केबी बनता है, केबी के बाद आपका एमबी बनता है, एमबी से आपकी जीबी बनती है, जीबी से टीबी, टीबी से पीबी, पीबी से ईबी। अब इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए, केबी यानी कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एटाबाइट इसको बोला जाता है, जेटाबाइट, ठीक है। एक्साबाइट, इसको एक्साबाइट बोला जाता है। इसके बाद आपकी जेटाबाइट और आखिर में आपकी आती है योटाबाइट। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट हमने बात करी वो बिट होती है, सबसे बड़ी पूछेगा तो योटाबाइट होती है। हर चीज़ में 1024 है, तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको बस एक क्रम याद रखना है कि जीबी के बाद टीबी आता है, टीबी के बाद पीबी आता है, ठीक है। इस तरीके से आपको बस ये क्रम याद रखना है। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? अब हम कंप्यूटर मेमोरी को लेकर के कुछ प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। देखिए कंप्यूटर मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी प्राथमिक मेमोरी, जिसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी होती है सहायक मेमोरी, जिसको सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, या द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की मेमोरियाँ कंप्यूटर में होती हैं। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? तो देखिए प्राथमिक मेमोरी वो मेमोरी है जो पहले से ही उस डिवाइस में लगी होती है, ठीक है। पहले से ही जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है वो प्राइमरी मेमोरी है। जो आप बाहर से लगाते हैं वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। जैसे आपके मैग्नेटिक डिस्क हो गए, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ये सब आपके जो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी में आपकी रैम आ जाती है, रोम आ जाती है, ये सब आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके अलावा जो कैशे मेमोरी है ये भी आपकी प्राथमिक मेमोरी है। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैम का जो पूर्ण रूप होता है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये आपकी एक प्राथमिक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, और इसको प्रेजेंट टाइम मेमोरी भी कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम मेमोरी इसको क्यों कहा जाता है? तो देखिए जब भी आप कंप्यूटर के ऊपर कोई भी काम करें, चाहे कंप्यूटर के ऊपर करें चाहे आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई भी काम करें, वो ऑपरेशन जो भी आप कर रहे हैं वो आपके रैम के ऊपर चलता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर आपके फ़ोन पे रैम ज़्यादा है तो आप एक साथ बहुत सारे जो ऐप्स हैं उनको खोल सकते हो, या बहुत सारे मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो। तो रैम के ऊपर वो चलता है सारा काम, इसीलिए इसको प्रेजेंट टाइम मेमोरी कहा जाता है। दूसरा बिंदु जो इसका है वो है कि ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी का अर्थ होता है कि अगर आप कंप्यूटर के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, और अगर अचानक से पावर सप्लाई चली जाए तो जो आपने वर्क किया वो भी आपका वहाँ से चला जाएगा, सेव नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि लाइट गई तो डाटा भी गया। इसीलिए इस मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। रैम को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर की याददाश्त किस मेमोरी को कहते हैं? तो कंप्यूटर की याददाश्त रैम को कहा जाता है, ठीक है। रैम कितने प्रकार की होती है? तो जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्टैटिक रैम, एक होती है डायनामिक रैम,
ठीक है। अब यहाँ पे इनको लेके कैसे प्रश्न बनता है उनको भी देख लीजिए। देखिए स्टैटिक रैम आपकी वो होती है जो आपकी चेंज नहीं होती है, स्टैटिक है बिल्कुल है, ठीक है, फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है स्टैटिक रैम, ये चेंज नहीं होगी। डायनामिक चेंज आपकी हो सकती है, जो आपकी डायनामिक रैम है इसमें आप परिवर्तन कर सकते हो, और डायनामिक रैम जो आपकी है ये बहुत बार रिफ्रेश होती है, ठीक है, ये आपकी अपडेट नहीं होती, रिफ्रेश नहीं होती। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रोम का जो पूरा रूप होता है, फुल फॉर्म होती है, वो होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जब आप कंप्यूटर पे कोई भी डाटा सेव करते हैं तो वो आपके रोम में ही जाके सेव होता है, ठीक है। रैम में डाटा सेव नहीं होता। रैम का काम केवल ये होता है कि आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसको प्रॉपर चलाना। अगर आप कोई भी डाटा सेव करते हैं तो वो आपके रोम में जाके सेव होता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कि मेमोरी का, इस मेमोरी का जो प्रयोग होता है डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो आपकी रोम है ये आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि यहां पे अगर आपकी लाइट जाएगी तो आपका डाटा नहीं जाएगा, इसीलिए इस मेमोरी को परमानेंट मेमोरी, स्थायी मेमोरी कहा जाता है। रोम के कितने प्रकार होते हैं? तो रोम के जिस प्रकार हमने रैम के प्रकार पढ़े उसी प्रकार रोम के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पी रोम, फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रोम। दूसरी है ईपी रोम, इरेजेबल पी रोम, और तीसरी होती है ईईपी रोम जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल ईपी रोम, ठीक है। यहाँ पे पीछे जो आपका फुल फॉर्म दिया है यहाँ पे आपको रोम रीड ओनली मेमोरी लगा देना है, यहाँ पे आपको पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी लगा देना है, इस तरीके से। अब इनमें अंतर क्या होता है? देखिए जो आपकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है इसमें से आप डाटा को मिटा नहीं सकते, इसमें जो सेव हो गया वो सेव हो गया, किसमें? पी रोम में। अगर बात करें ईपी रोम की तो यहाँ पे आप डाटा को इरेज कर सकते हो, लेकिन इरेज किसकी सहायता से करोगे? यूवी रेज की सहायता से आप डाटा को इरेज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगता है इरेज करने में। तीसरी जो आपकी ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम, तो इसके अंदर आप जो बिजली होती है पावर सप्लाई की मदद से आसानी से आप इसमें से डाटा को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो आजकल जो यूज़ होती है मोबाइल्स के अंदर, चाहे वो आपका मेमोरी कार्ड हो या आपकी जो पेन ड्राइव होती है, उन सब में आपकी कौन सी होती है? EEP रोम होती है, ठीक है। चलिए, रैम की गति बढ़ाने का कार्य कौन सी मेमोरी करती है? तो ऐसी मेमोरी जो आपकी रैम की गति को बढ़ाने का काम करती है वो है आपकी कैशे मेमोरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। देखिए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, कहीं पर इसे डिजिटल वीडियो डिस्क भी लिखा जाता है। अगर आपको एग्जाम में दोनों देखने को मिले तो आपको वर्सेटाइल देना है, उसको पहले रेफरेंस देना है, दोनों सही हैं, इसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहते हैं और वीडियो डिस्क भी कहते हैं, लेकिन आपको पहले रेफरेंस वर्सेटाइल को देना है, अगर नहीं दिखे तो फिर आपको वीडियो पे देना है। सीडी की बात करें तो सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और ये दोनों की दोनों आपकी सहायक मेमोरी होती हैं। एक कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आवश्यक है, तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आवश्यक होता है आपका एक कार्ड, जिसको कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला प्रश्न है, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो दो नेटवर्क्स की अगर हम बात करें तो उनको जोड़ने का काम गेटवे के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यही काम जो गेटवे करता है यही काम राउटर के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। तो आपको राउटर भी ध्यान रखना है और गेटवे, दोनों का काम क्या है? दो नेटवर्क को आपस में जोड़ना। अगला है आपका, नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? तो रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है प्रोटोकॉल, ठीक है। नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को, और CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं ये भी पूछा जाता है। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? तो जब हम कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल को भेजते हैं तो उसे बस कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ चला रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं और वहाँ पे आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धि हैं, वो आ गई तो उसे कंप्यूटर में बग कहा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में। देखिए फ्रेंड, जो हमारी ये वाली वीडियो है पूरी मास्टर वीडियो कंप्यूटर के ऊपर, यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जब इस एग्ज़ाम के बाद बहुत जल्दी हम कंप्यूटर का पूरा एक जो सेशन होगा, जब आपके पूरे लेक्चर्स
चलेंगे कंप्यूटर के, वहाँ पे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ रहे हैं और आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस वीडियो को पूरा देखने से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में बनाई है और उनसे जुड़े हुए ही फैक्ट मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? अभी हमने बात करी कंप्यूटर में अशुद्धि को बग कहते हैं और बग का अर्थ होता है एरर, ठीक है। चलिए, किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है? उसे बग बोला जाता है। एरर रिपोर्टिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ गया तो वो आपको कैसे पता चलेगा? तो एरर रिपोर्टिंग के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो है ICMP। ICMP इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? भारत में जो नई कंप्यूटर नीति आई यह नवंबर 1984 में आई थी। राजीव गांधी के द्वारा यह नीति आई थी, ठीक है। कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों हैं? अभी हम डिटेल में इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे, कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, प्लॉटर, प्रिंटर, स्कैनर, सब के बारे में बात करेंगे। अभी आपको ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो दोनों है, ठीक है, इनपुट भी और आउटपुट भी है, वो है आपका मॉडम, ठीक है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार किस में मापा जाता है? देखिए, आपने सुना होगा कि आपकी जो टीवी है वो कोई बोलते हैं कि 30 इंच की है, 25 इंच की है, ठीक है। तो ये किस तरीके से मापा जाता है? जो डिस्प्ले होती है कंप्यूटर की या किसी भी टीवी की, उस डिस्प्ले को डायगोनली मापा जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी आपकी डिस्टेंस है, कितनी आपकी इसकी लेंथ है, वो मापी जाती है, ठीक है। वहीं से पता चलता है कि ये 25 इंच का है या 55 इंच का है, ठीक है। तो डायगोनली मापी जाती है। अगला है आपका, पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? तो पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? अभी हमने ऊपर कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में बात करी, तो कंप्यूटर इंटरनेट के ऊपर जो भाषा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो है आपकी जावा, ठीक है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। कंप्यूटर जो वायरस है वो भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, वो भी किसी ने बनाया है, लेकिन उसका मकसद क्या है? आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या है? तो ई कॉमर्स का अर्थ होता है इंटरनेट पर व्यापार करना। GPRS का पूरा रूप क्या होता है? तो GPRS की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ये GPRS की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? तो जो आपका कंप्यूटर है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। लोगरिथम का आविष्कार किसने किया था? तो जो आपकी जो लॉग टेबल होती है, लॉग टेबल का आविष्कार जॉन नेपियर के द्वारा 1614 में किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लोगरिथम का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले हैं और सीक्वेंस वाइज आपके सिलेबस के आधार पे क्वेश्चनों को बनाया भी है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल होता था। अभी हमने पूरी पीढ़ियों की बात करी, उनके साथ इस्तेमाल होने डिवाइसेस की बात करी, भाषाओं की बात करी, आप आसानी से बता देंगे माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें इसका इस्तेमाल होता था, ठीक है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब होती थी, दूसरी पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर होते थे और उसके बाद जो आपकी तीसरी पीढ़ी आई उसमें IC चिप्स का इस्तेमाल होने लगा था, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। कमेंट करके बताएं पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम। काफ़ी टाइम हो गया है हमने जो ऊपर क्वेश्चन को पढ़ा था, आप देखते हैं कितने उसको ध्यान से आपने पढ़ा, ठीक है। तो कंप्यूटर कमेंट करके जल्दी से बताएं पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को किस में मापा जाता है? तो देखिए, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, इसको भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, और जो प्रिंटर की क्वालिटी को मापा जाता है यानी कि उसकी स्पीड को मापा जाता है, ये डॉट पर स्क्वायर इंच में मापा जाता है, ठीक है, DPI में इसको मापा जाता है। सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस तरीके से बनते हैं, ऊपर मैंने आपको पूरा सिस्टमैटिक तरीके से बताया, सीधा ऐसे पूछेगा सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? डेनिस रिची ने किया था, ठीक है। सी लैंग्वेज किस प्रकार की भाषा है? तो ये एक उच्च स्तरीय भाषा है। ईथरनेट किसका उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईथरनेट, ठीक है। ईथरनेट जो होता है ये आपके लैन का उदाहरण होता है। लैन की फुल फॉर्म आपने पढ़ी है, लैन होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, और ईथरनेट इसी का उदाहरण होता है, ठीक है।
डेबिट कार्ड में कितने नंबर होते हैं? तो डेबिट कार्ड में आपके 16 डिजिट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो आपके जो पिछले साल के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछे गए थे। ठीक है, हाल ही के एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं। भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो भीम ऐप का नाम आपने कई बार सुना होगा, इसका पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है। इसी के साथ आपने यूपीआई का नाम भी सुना होगा। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस, तो आपको दोनों याद रखने हैं। भीम के बारे में पूछेगा तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूपीआई के बारे में पूछेगा तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्रेडिट कार्ड के फाउंडर कौन हैं? तो क्रेडिट कार्ड के फाउंडर जो हैं आपके, उनका नाम है जॉन बिगिंस, इसका नाम है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड किसने शुरू किया? जॉन बिगिंस ने। www और HTML के खोजकर्ता कौन है? तो देखिए www वर्ल्ड वाइड वेब बहुत बार पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, इसके इन्वेंशन के बारे में पूछा गया है। ये किया है टिम बर्नर-ली ने। टिम बर्नर-ली ने www आपका 1989 और 90 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, जनरली 89 में इसको उन्होंने खोज किया था और 90 में इसका ऑफिशियली उन्होंने कर दिया था। ठीक है, ये तो हमें पता है www के बारे में। HTML की अगर मैं बात करूं तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका इस्तेमाल वेब पेज को डिज़ाइन करने में किया जाता है और इसको भी विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो टिम बर्नर-ली को जाता है। पेटीएम के संस्थापक कौन हैं? तो जो पेटीएम के संस्थापक हैं इनका नाम भी पूछा गया है, विजय शेखर शर्मा, ये पेटीएम के संस्थापक हैं। उमंग ऐप का इस्तेमाल किस में होता है? तो उमंग ऐप के बारे में भी आपने जाना होगा, भारत सरकार का ही एक ऐप है और इसका इस्तेमाल ई गवर्नेंस में होता है। क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है NEFT से फेल पेमेंट कितने समय में रिफंड हो जाता है? देखिए NEFT जो होती है आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक सुविधा है। ठीक है, और इसके तहत जो आपकी अगर आपने कोई पेमेंट करी वो फेल हो गई तो वो आपको कितने देर में वापस मिल जाएगी? तो वो आपको 2 घंटे के अंदर वापस मिल जाएगी। NEFT की फुल फॉर्म की बात करें तो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो NEFT फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NEFT के साथ एक और होता है RTGS। RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है? RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। दोनों का इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है। चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए बनाया गया ऐप कौन सा है? तो ऐसा कौन सा ऐप है जिसका निर्माण चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए बनाया गया है? तो वो है आपका सी विजिल ऐप। ठीक है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो वाईफाई का पूरा नाम भी पूछा गया है कई बार, वायरलेस फिडेलिटी इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, और जैसे हमने ऊपर बात करी कि जो आपका ईथरनेट था वो किसका उदाहरण था? वो आपके लैन का उदाहरण था। इसी प्रकार वाईफाई भी आपके लैन का उदाहरण है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। वाईफाई से ही मिलता जुलता एक आपने देखा है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट किस नेटवर्क का उदाहरण है? तो ये आपके पैन का उदाहरण है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है? IMPS ये भी आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट सर्विस होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका पूरा नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, RTGS, NEFT और IMPS। ठीक है, अलीबाबा के फाउंडर कौन हैं? तो अलीबाबा के फाउंडर पिछले साल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे और इनका नाम है जैक मा। ठीक है, फेसबुक चलाने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो देखिए फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जब आप आयु को सिलेक्ट करते हैं तो जो न्यूनतम आयु वहाँ पे होती है वो 13 वर्ष की होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फेसबुक चलाने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 13 वर्ष है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। FTP का पूर्ण रूप क्या होता है? FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनेट का जनक विंट सर्फ को माना जाता है। ठीक है, विंट सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारत का पहला कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ है? तो भारत का पहला कंप्यूटरकृत डाकघर नई दिल्ली में स्थित है। भारत का पहला प्रदूषण रहित कंप्यूटरकृत पेट्रोल पंप कहाँ है? तो ये आपके मुंबई में है।
भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। भारत की पहली पार्टी कौन सी थी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई? सही आंसर होगा बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी थी जिसने इंटरनेट के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाई थी। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो देखिए, जो चुंबकीय डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। जिस प्रकार आईसी चिप के ऊपर सिलिकॉन की परत होती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली पहली भारतीय समाचार कौन सा था? तो देखिए, इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र था द हिंदू, और अगर पहली भारतीय पत्रिका पूछेगा तो वो थी इंडिया टुडे। तो दोनों याद रखने हैं, पत्र पूछेगा द हिंदू, पत्रिका पूछेगा इंडिया टुडे। विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली क्या है? तो ऐसी कौन सा नेटवर्क था जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ा जा रहा है? वो है आपकी यूज नेट। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? तो पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर सबसे पहले पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति थे टेड नेल्सन, ठीक है। कंप्यूटर पर लिखी पहली किताब जिसे पुलित्जर पुरस्कार मिला? सही आंसर होगा सोल ऑफ न्यू मशीन। सोल ऑफ न्यू मशीन पहली किताब है जिसको पुलित्जर पुरस्कार मिला, और ये किताब आपके कंप्यूटर के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। और इस किताब के जो लेखक हैं उनका नाम है टेसी किटर। अगला है, कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो कंप्यूटर की जो पहली पत्रिका है वो है कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी भाषा कंप्यूटरकृत करने के लिए सबसे आसान है? तो सही आंसर है संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो हिंदी कमांड को स्वीकार करता है? सही आंसर है भाषा प्रदेश। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद कौन करता है? तो देखिए, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनको निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। देखिए, हमने शुरुआत में बात करी थी कि आपकी जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो दो होती हैं, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। आजकल जितनी भी आपकी भाषाएं चल रही हैं तीसरी पीढ़ी के बाद से, वो सभी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन कंप्यूटर आज भी लो लेवल लैंग्वेज को ही पढ़ पाता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, ठीक है। कंप्यूटर सिर्फ एक भाषा को समझता है, वो है आपकी मशीनी भाषा, यानी कि 0 और 1 की भाषा को। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस को उस मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंपाइलर करता है। इसके अलावा एक और डिवाइस होता है इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन दोनों को भाषा अनुवादक कहा जाता है। ये दोनों आपके जो हाई लेवल भाषाएं होती हैं, उच्च स्तरीय भाषा होती है कंप्यूटर की, उनको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। एक और होता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? तो असेंबलर आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली भाषा, वो भी लो लैंग्वेज ही है, निम्न स्तरीय है, उसको मशीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए, अगला है आपका, कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के ऊपर जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं उन्हें सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। किसी कंप्यूटर में चलते हुए प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? तो कोई कंप्यूटर के ऊपर आप प्रोग्राम चला रहे हैं, अचानक वो क्रैश हो जाता है, अचानक वो खराब हो जाता है, तो उसी को क्रैश कहा जाता है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? तो कोई भी वेबसाइट जब आप खोलते हैं तो उसका जो मेन पेज होता है उसे ही उसका होम पेज कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आईसी चिपों का निर्माण होता है, तो आईसी जो चिप्स होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इनके निर्माण में सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है, ठीक है, सिलिकॉन की ये बनी होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे बिल गेट्स और पॉल एलन, ठीक है। इन्होंने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी थी। एक क्वेश्चन आपके लिए आपने कमेंट करके बताना है, जो पीसीबी होती है, पीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, पूछी जाती है, ठीक है। आईसी से ही संबंधित है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? सूचना राजपथ ये कहा जाता है इंटरनेट को। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा था? तो देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला है आपका मलप्पुरम। डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण क्या कहलाता है? तो डाटा का उपयोगिता के आधार पर जब विश्लेषण किया जाता है वो आपकी डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है, ठीक है। अगर आपने कोई डाटा लिया, उसके ऊपर आपने वर्क किया और उसको एक तरीके से, इस तरीके से उसको तैयार करा कि उसका इस्तेमाल किया जा सके, उसके ऊपर आपने वर्क करा, वही वर्क आपका डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है।
इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेट की फुल फॉर्म अगर आपको पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर के डाटा को क्षतिग्रस्त करने के लिए बनाया गया प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर के डाटा को क्षतिग्रस्त करने के लिए, किसी भी कंप्यूटर को या मोबाइल को नुकसान पहुंचाने के लिए जो बनाया गया प्रोग्राम होता है उसे वायरस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वायरस आपके फ़ोन में एंटर कर जाते हैं और उसके बाद अपने आप को वहाँ पे वो स्थापित कर लेता है और आपके ऐप्स को नुकसान पहुँचाना और आपके जो डाटा होता है उसको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। वायरस का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए, वायरस का जो पूरा नाम होता है ये होता है वाइटल इंफॉर्मेशन इज रिसोर्स अंडर सीज। तो ये वायरस का पूरा नाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन इज रिसोर्स अंडर सीज, ये इसका पूरा नाम है। वायरस बेसिकली होता क्या है? देखिए, कंप्यूटर के अंदर आपके मालवेयर पाए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर आपके मालवेयर पाए जाते हैं, इन्हीं को बोला जाता है जो आपके प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इसी के अंदर आपके बहुत अलग अलग प्रकार के मालवेयर होते हैं, उसी में से एक प्रकार होता है वायरस। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? तो इसका एक होता है वॉर्म। वॉर्म क्या करता है? अगर आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर हैंग होता है तो वो इसी वॉर्म के वजह से होता है। वॉर्म एक मालवेयर है, अगर ये आपके कंप्यूटर के अंदर आ गया तो गारंटी है कि आपका कंप्यूटर या आपका फ़ोन हैंग करना शुरू कर देगा। हैंग करने का कारण क्या है? तो देखिए, इसका नाम है वॉर्म। ये क्या करता है? ये बहुत तेज़ी से अपनी प्रतिलिपि बनाता है, यानी कि एक फाइल होगी, ये एक होगा, उसके बाद ये दो होंगे, दो के बाद ये चार हो जाएंगे। बहुत तेज़ी से ये अपनी प्रतिलिपि बनाता है, जिससे ये रैम को घेरना शुरू कर देता है और उसके बाद आपका जो डिवाइस है वो हैंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अगर हैंग हो रहा है तो कारण क्या है? वॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है जो आपके सिलेबस में आपको दिया गया है, जिसका नाम है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, तो इसके बारे में भी आपको जानना है। ये आपका एक प्रकार का फेक सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ये आपके कंप्यूटर में आपको दिखेगा कि आपने इसको डाउनलोड किया, लेकिन जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे आप अपने मेमोरी में जाएंगे कि कहाँ पर ये सेव हुआ है, ये आपको नहीं मिलेगा। ये आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके डिवाइस के अंदर ये अब छिप गया, अब उसके बाद ये अपना काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स ये आपको इसको क्या कहलाते हैं? इसको फेक सॉफ्टवेयर कहते हैं। और वॉर्म को क्या कहते हैं? तो वॉर्म अपनी प्रतिलिपि, कॉपियाँ बहुत तेज़ी से बनाता है। ये दो प्रकार के आपके मालवेयर थे, इनके बारे में आपको जानना था। ठीक है, क्योंकि वायरस को भी लेकर आपके प्रश्न बन सकते हैं। एक और चीज़, अब हमने इतनी सारी बातें तो जान ली, एक क्वेश्चन अब फिर से वायरस पे आते हैं। वायरस के बारे में अगर हम बात करें कि वायरस को परिभाषित किसने किया था, ठीक है, तो वायरस को परिभाषित करने का जो श्रेय जाता है वो एक व्यक्ति है जिनका नाम है आपका फ्रेड कोहेन। ठीक है, फ्रेड कोहेन के द्वारा वायरस को परिभाषित किया गया। वायरस का जो नामकरण दिया गया, वायरस के ऊपर जो रिसर्च की गई, उसी व्यक्ति के द्वारा की गई, फ्रेड कोहेन के द्वारा की गई। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है एक और, विश्व का पहला वायरस जो नेटवर्क के ऊपर फैला था। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर नहीं, नेटवर्क के ऊपर। तो विश्व का पहला वायरस जो नेटवर्क के ऊपर फैला उसका नाम था क्रीपर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर के ऊपर फैलने वाला पहला वायरस कौन सा था? तो वो था आपका अल्क क्लोनर। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर फैलने वाला पहला वायरस था आपका अल्क क्लोनर। और अगर भारत की बात करें तो भारत में जो पहला वायरस आया था वो था ब्रेन वायरस। ठीक है, ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो ट्रेंड माइक्रो आपका एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है और ट्रेंड माइक्रो आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आपने देखा होगा क्विक हील, ये भी आपका एंटीवायरस है। इसके अलावा अल्ताविस्ता, ये भी आपका एक एंटीवायरस है। ठीक है, कंप्यूटर में पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एंटीवायरस की तरह काम करता है वो कौन है? तो कंप्यूटर में पहले से मौजूद होता है और एंटीवायरस की तरह कार्य करता है आपका फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल भी क्या है? एक एंटीवायरस है। कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? तो ऊपर हमने बात करी थी जब हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था कि उसकी गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है। इसी प्रकार कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, अगर आपको हर्ट्ज ऑप्शन में ना दिखे तो CPS, क्लॉक पर सेकंड में भी इसको मापा जाता है। IMEI कितने डिजिट का होता है? तो जो आपके फ़ोन के अंदर IMEI होती है इसमें कितने डिजिट्स होते हैं पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें आपके 15 डिजिट होते हैं। IMEI की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो IMEI की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है और कितने डिजिट का होता है ये भी याद रखना है।
सेव्ड मैसेज किस फोल्डर में होते हैं? तो जब आप कोई भी कंप्यूटर पे या मोबाइल के अंदर, आप मान लीजिए मोबाइल में आप कोई मैसेज टाइप करते हैं और आपने उसको सेंड नहीं किया, उसको आपने क्या कर दिया, बैक कर दिया, वो मैसेज आपका कहाँ सेव हो जाएगा? वो आपके ड्राफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो जो सेव्ड मैसेज होते हैं वो ड्राफ्ट में होते हैं। जो आपके रिसीविंग मैसेजेस होते हैं, रिसीविंग मैसेजेस आपके इनबॉक्स में होते हैं। ठीक है, और जो आपके डिलीटेड मैसेज होते हैं, जो आप डिलीट कर देते हो, वो ट्रैश में होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। सेव्ड मैसेज ड्राफ्ट में, इनबॉक्स में आपके रिसीव्ड मैसेज होते हैं, और एक फोल्डर आपने देखा होगा ट्रैश, तो यहाँ पर आपके जो डिलीटेड मैसेज होते हैं वो होते हैं। विश्व का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? अब हम वेब ब्राउज़र और जो आपके सर्च इंजन हैं इनको लेके प्रश्न करेंगे। इसके बाद जो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है उनको लेकर के प्रश्न करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, विश्व का जो पहला वेब ब्राउज़र है वो है आपका www। इसकी खोज किसने करी थी? टिम बर्नर-ली ने इसकी खोज करी थी, मैंने आपको पहले बताया। और इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, देखिए जो आपका यूज़र होता है, जो कोई भी इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहा है, वो यूज़र होता है। यूज़र को इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, वही होता है आपका ब्राउज़र। ठीक है, और कौन कौन से आपके मुख्य ब्राउज़र हैं? पहला ब्राउज़र तो हमने देख लिया, www विश्व का पहला वेब ब्राउज़र है। ठीक है, अब प्रमुख को देख लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी आपका एक वेब ब्राउज़र है। आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न मिलता है, पूछ देगा इनमें से कौन सा ब्राउज़र है। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है। गूगल क्रोम, ये भी ब्राउज़र है। देखिए, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, जो गूगल है वो सर्च इंजन है। ठीक है, इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, ये भी एक ब्राउज़र है। लाइनक्स की बात करें तो ये भी ब्राउज़र है। लेकिन लाइनक्स को लेके इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ये वाली स्पेलिंग अगर ऐसे दे तो ये आपका ब्राउज़र है, लेकिन अगर LINUX दे दे तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो स्पेलिंग में ध्यान देना। इसके अलावा ओपेरा, ये भी आपका ब्राउज़र है। बेडू ब्राउज़र है, और मोज़ाइक ये भी आपका ब्राउज़र है। ठीक है, तो ये सभी आपके मुख्य ब्राउज़र हैं जो आपको याद रखने हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखिए जो www था, जब ये आया उसके बाद ये जितने भी आपके ब्राउज़र आए, ये सभी के सभी आपके, इनका कोई भी चित्र नहीं होता था अपना। ठीक है, यानी कि एक तरीके से चित्र सिंगल वैसे होते थे, ये बिना चित्र के होते थे। ठीक है, प्लेन होते थे। पहला ग्राफिकल चित्र वाला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो वो है आपका मोज़ाइक। ठीक है, ये 1990 में आया था, एंडरसन के द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछेगा अगर पहला वेब ब्राउज़र तो आप www को बताएं, लेकिन अगर पूछेगा पहला ग्राफिकल चित्र वाला वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो वो मोज़ाइक था। पहला सर्च इंजन कौन सा है? अब हम सर्च इंजनों की बात करते हैं। देखिए, सर्च इंजन क्या होता है? इंटरनेट पर सभी सूचनाओं को यूज़र के अनुसार फिल्टर करके प्रोवाइड करवाना। यानी कि अगर आपने इंटरनेट के ऊपर कुछ भी सर्च करा, मान लीजिए मैंने वहाँ पे सर्च करा IPL के बारे में, मैंने सर्च करा, तो वो मुझे IPL के बारे में सारी चीज़ें फिल्टर करके केवल IPL के बारे में मेरे को ढूंढ के देगा। तो उन चीज़ों को फिल्टर करके यूज़र तक लेके आना, वो काम होता है सर्च इंजन का। आप जानते हैं इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन वो IPL से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मेरे लिए ढूंढ कर लेकर आएगा। तो ये काम कौन करता है? ये आपका सर्च इंजन करता है। पहला सर्च इंजन कौन सा था? तो पहला सर्च इंजन विश्व का वो था आर्ची। ठीक है, आर्की इसको कहा जाता है, ये विश्व का पहला सर्च इंजन था। अगर प्रमुख सर्च इंजनों की बात करें तो कौन कौन से हैं? तो देखिए, बिंग हो गया, गूगल हो गया, सफारी, ओपेरा मिनी, बेडू, डक गो, हॉटबॉट, अल्ताविस्ता और याहू, ये सब आपके सर्च इंजन हैं। तो क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा आपका वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो ध्यान रखना। भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन था? तो भारत में क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत की गई, यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई। विश्व की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी? अब हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, वर्ल्ड की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम था 6 डिग्री, जो कि 1996 में बनी थी। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? तो एंड्रयू विंड्रैक इसके फाउंडर थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया की पहली जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उसका नाम 6 डिग्री था, 1996 में ये बनी, और इसके जो फाउंडर थे एंड्रयू विंड्रैक थे। ठीक है, अब प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आती है यूट्यूब। यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब को जो बनाया गया, इसके फाउंडिंग यानी कि इसकी
बोल सकते हैं इसका इन्वेंशन कब किया गया यूट्यूब की, ठीक है, यूट्यूब की शुरुआत कब हुई, तो यूट्यूब की शुरुआत आपके 2005 में की गई। इसके जो फाउंडर थे, आपको फाउंडर के नाम याद रखने हैं, जावेद करीम, स्टीव चेर और हार्ले, ये तीन ने मिलकर यूट्यूब को बनाया था और इसके फाउंडर थे। इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जावेद करीम का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें यूट्यूब के सीईओ कौन है वर्तमान में, तो सुजैन करके एक महिला है जो कि अभी वर्तमान में यूट्यूब की सीईओ हैं, ठीक है। तो यूट्यूब कब बना, 2005 में। इसी प्रकार फेसबुक की बात करें तो फेसबुक आपका 2004 में आया था, ठीक है। फेसबुक कब आया था, 2004 में। इसके फाउंडर और सीईओ ये कौन है, ये दोनों हैं इसके मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। जुकरबर्ग ने ही इसको बनाया था। सीईओ पूछेगा तो मार्क जुकरबर्ग, सीएफओ पूछेगा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो ये होते हैं आपके फेसबुक के डेविड वेहनर, ठीक है। डेविड वेहनर फेसबुक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। न्यूनतम आयु सीमा कितनी है फेसबुक को ज्वाइन करने की, ऊपर भी मैंने आपको बताया 13 वर्ष है। अधिकतम की बात करें तो नो लिमिट है, ठीक है, अधिकतम कितने भी हो सकती है। एक और क्वेश्चन फेसबुक को लेके पूछा जाता है कि फेसबुक में आप एक प्रोफाइल में कितने अधिकतम फ्रेंड्स, आपकी फ्रेंड लिस्ट में कितने फ्रेंड हो सकते हैं, तो अधिकतम आपकी फ्रेंड लिस्ट में 5000 फ्रेंड हो सकते हैं। लिमिट भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। देखिए व्हाट्सएप की जो शुरुआत की गई ये 2009 में की गई, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे, तो ब्रायन एक्टन और जॉन जैन कोयम के द्वारा व्हाट्सएप को बनाया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। व्हाट्सएप आया कब, 2009 में। बनाया किसने था, ब्रायन एक्टन और जैन कोयम ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट्सएप को लेकर के आप जानते हैं, व्हाट्सएप वर्तमान में फेसबुक की एक कंपनी है, फेसबुक ने इसको खरीद लिया है। कब खरीदा था, तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को 2014 में एक्वायर कर लिया था, ठीक है। चलिए, और अभी हाल ही में जब व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया था, इंक्रिप्शन वाली पॉलिसी को, तो उसको लेकर व्हाट्सएप का एक जो अल्टरनेटिव है वो भी सामने आया था, तो उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव था सिग्नल, ठीक है, सिग्नल ऐप, आपने सुना होगा इसके बारे में। इसको बनाने का श्रेय भी ब्रायन एक्टन को जाता है। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर कब आया, तो ट्विटर आपका 2006 में आया। इसके फाउंडर के नाम था जैक डॉर्सी, बिज स्टोन, इवान विलियम्स और नोहा ग्लास। इनमें जो आपके इंपॉर्टेंट है इवान विलियम और जैक डॉर्सी, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, इन दोनों के ही नाम पूछे जाते हैं। वर्तमान में अगर ट्विटर के मैं सीईओ की बात करूं तो जैक डॉर्सी ही ट्विटर के सीईओ हैं। और ट्विटर के बारे में आपको प्रश्न याद रखने हैं, क्योंकि हाल ही में आप जानते हैं ट्विटर का विवाद होता है भारत सरकार से, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ट्विटर में बात करें तो एक ट्वीट में कितने कैरेक्टर आप वहां पे पब्लिश कर सकते हो, एक ट्वीट के अंदर आपके मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो देखिए 2018 तक एक ट्वीट में आप मैक्सिमम 140 कैरेक्टर को ट्वीट कर सकते थे। लेकिन अब 2018 में ट्विटर ने क्या कर दिया था, इसको बढ़ाकर डबल कर दिया था, 280 कर दिया था। ट्विटर का पुराना नाम ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था, तो ट्विटर का पुराना नाम ये वाला था, ठीक है, TWTTR और R, ये ट्विटर का पुराना नाम था। इंस्टाग्राम की बात करते हैं। इंस्टाग्राम कब आया, तो इंस्टाग्राम आपके 2010 में आया। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था केविन साइस्ट्रॉम और माइक क्रेगर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, केविन और माइक को आप इसको याद रखिए, ये फाउंडर थे इंस्टाग्राम के। और आप जानते हैं इंस्टाग्राम भी वर्तमान में यूट्यूब का है, फेसबुक का है, ठीक है। इंस्टाग्राम किसका है, फेसबुक का है। तो फेसबुक ने इसको कब एक्वायर किया, 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया था, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करेंगे, एक और है सोशल मीडिया साइट्स जो आपकी है लिंक्डइन, ठीक है। तो लिंक्डइन की बात करें तो ये आपके 2002 में आई और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था हॉफमैन और गुरिकी, ठीक है। तो इनका नाम पूछा गया है एक बार, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुरिकी और हॉफमैन लिंक्डइन के फाउंडर थे। ये आपकी जॉब्स के रिलेटेड एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक इंडिया की भी आई है कू ऐप। कू ऐप की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई 2019 में, ठीक है। कू ऐप की शुरुआत कब हुई, 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी और अपरामिया राधाकृष्णा करके हैं जो इसके फाउंडर हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो हमने ऊपर बात करी थी कि जो आपकी चौथी पीढ़ी थी जहां पे माइक्रो प्रोसेसर आया वहां पर आपकी कोडिंग की शुरुआत हो चुकी थी। तो कोडिंग की ही डेफिनेशन है, कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की जो प्रक्रिया है उसी को कोडिंग कहा जाता है, ठीक है।
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उदाहरण है। तो देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब हम यहाँ पे जब सॉफ्टवेयर का नाम आ ही गया है तो सॉफ्टवेयर को क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए कंप्यूटर में आपके बेसिकली 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक आपका क्या होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता, चाहे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सारी चीज़ें हों, जो आपके सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हो गया आपका जो आपको अदर जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उनको चलाने में मदद करता है, ठीक है, उनको सपोर्ट करता है, वो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होता है जिसका काम सिर्फ इतना होता है कि आपके कंप्यूटर को जो उसकी फंक्शनिंग है वो उसकी फंक्शनिंग को प्रॉपर स्मूथ बनाए रखे, उसमें ज़्यादा चेंजेस ना होने दे, यानी कि कंप्यूटर की तबीयत को ठीक रखना किसका काम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम है। और यही काम कौन करता है, एंटीवायरस करता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो जो आपका कंप्यूटर है वो पहले से ऑन है, अगर आपने उसको रीस्टार्ट कर दिया तो वो वार्म बूटिंग कहलाती है, ठीक है, यानी कि पहले से ऑन चीज़ को, पहले से कंप्यूटर ऑन था आपने रिस्टार्ट कर दिया, उसे कहते हैं वार्म बूटिंग। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर बंद है तब आप उसको ऑन करते हो तो वो आपकी कोल्ड बूटिंग कहलाती है, ठीक है। दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, पूछा जा सकता है। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, तो देखिए नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट, ठीक है, फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी इंटरनेशनल नेटवर्क। और ये आपके वैन का उदाहरण है। ऊपर हमने पढ़ा ना ईथरनेट किसका उदाहरण है, लैन का। उसके बाद हमने वाईफाई के बारे में पढ़ा, किसका उदाहरण था, लैन का। फिर हमने हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ा, हॉटस्पॉट किसका उदाहरण था, पैन का। इसी प्रकार जो आपका इंटरनेट है ये आपके वैन का, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क, इसका उदाहरण है आपका इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट का जो पिता कहा जाता है ये विंटसर्फ को कहा जाता है। ऊपर भी हुआ था, आया था वहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे हमने इसको दोबारा से रिपीट किया। एक और चीज़ आपको फादर ऑफ इंटरनेट के लेके याद रखनी है, इंटरनेट से जुड़ी हुई। देखिए विंटसर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। इनके साथ इनके एक साथी भी थे जिनका नाम था रॉबर्ट कोहेन, ठीक है। तो रॉबर्ट कोहेन इनके एक साथी थे जो इनकी मदद करी जिसने इंटरनेट की खोज में, ठीक है। तो 2 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है, वैसे इन्हीं का नाम ज़्यादातर पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको पूछे कि इंटरनेट का विचार सबसे पहले किसका था, तो एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, लिक लाइडर व्यक्ति, ठीक है, लिक लाइडर उसका नाम था। इंटरनेट का विचार सबसे पहले उसी का था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत आपके 15 अगस्त 1995 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपके VSNL जो विदेश संचार निगम लिमिटेड है उसके द्वारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई। ईमेल के जनक माने जाते हैं, तो देखिए ईमेल का जनक ये माना जाता है रे टॉमलिंसन को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ईमेल का जनक किसको माना जाता है, रे टॉमलिंसन को, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था। टॉमलिंसन आपको ध्यान रखना है, ईमेल का जनक इनको माना जाता है। अगर बात करें भारत में ईमेल का जनक किसको माना जाता है या भारत मूल के किस व्यक्ति को ईमेल का जनक माना जाता है, तो शिवा अय्यादुराई इनका नाम है जिन्हें भारत में ईमेल का जनक माना जाता है। IP वर्जन 4 कितने बिट्स का होता है, देखिए जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं आपके इसके 2 वर्जन हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। तो ये आपके 32 बिट का होता है IP वर्जन 4। जो आपका IP वर्जन 6 होता है वो आपके 128 बिट का होता है। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए, डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई कौन सी है, तो डाटा प्रेषण यानी कि जो डाटा ट्रांसमिशन होता है, प्रेषण यानी कि ट्रांसमिशन, तो डाटा ट्रांसफ़र की गति को मापने के लिए आप बिट पर सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसमें मापी जाती है उसकी गति को, बिट पर सेकंड में। CD में लिखा जाता है, तो CD जो आपकी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके ऊपर जो डाटा लिखा जाता है, जो डाटा उसमें डाला जाता है वो लेज़र की मदद से डाला जाता है। लेज़र की पूर्ण रूप की अगर मैं बात करूं तो लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेज़र का पूरा नाम होता है। CD के दोनों तरफ की किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो देखिए CD के दोनों तरफ आपके एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है, ठीक है। CD की जो आपकी क्षमता होती है मैक्सिमम कितनी होती है, तो जनरली 680 MB होती है आपकी एक CD की क्षमता, ठीक है।
USB का पूरा नाम क्या होता है? तो USB का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। USB का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है। और USB के जो इन्वेंशन की अगर हम बात करें तो आविष्कारक के रूप में अजय भट्ट का नाम सामने आता है, ठीक है। अजय भट्ट को इसका आविष्कारक माना जाता है। स्टोरेज माध्यम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो देखिए, स्टोरेज माध्यम की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ऊपर हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंप्यूटर किन दो घटकों से मिलकर बना होता है? अब हम यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। सॉफ्टवेयर हमने ऊपर देख लिया, मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, एंड्रॉइड के बारे में बताया, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया। एंड्रॉइड के बारे में हम अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन से होते हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मुख्य इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? देखिए, हार्डवेयर के अंदर जो भी आपकी चीज़ आ जाए, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, वो सब आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। अब मुख्य इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं उनको देखेंगे और फिर हार्डवेयर डिवाइस की तरफ, जो आपके आउटपुट डिवाइस है उनकी तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। जो आपका मुख्य इनपुट डिवाइस होता है वो होता है कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसका आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कीबोर्ड है, जो इस फॉर्म में लिखा जाता है ना QWERTY, कीबोर्ड की ऊपर वाली लाइन यही होती है ना, तो इस वाले कीबोर्ड का आविष्कारक माना जाता है क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कीबोर्ड को लेकर के कौन कौन से मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? तो कीबोर्ड में अंदर आपकी फंक्शन की संख्या 12 होती है। इन फंक्शन की का काम क्या क्या होता है उनको देखते हैं। देखिए, F1 फंक्शन की सीधा प्रश्न बनता है कि कीबोर्ड में F1 का प्रयोग किस लिए किया जाता है, F8 का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो उनको देखेंगे। F1 का प्रयोग होता है हेल्प के लिए, ठीक है। F2, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको उस फाइल का नाम चेंज करना है, रीनेम के लिए F2 जो आपकी फंक्शन की होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। F3 का काम किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में सर्च करने के लिए किया जाता है। F4 की बात करें तो प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए F4 का प्रयोग किया जाता है। F4 को ऑल्ट के साथ मिलाकर यूज़ किया जाता है। अगर आपको कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है तो उसके लिए F5 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। F6 की बात करें तो एड्रेस बार में जाने के लिए आपको जो F6 है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने MS वर्ड में कोई काम किया और उसकी आपको स्पेलिंग चेक करनी है, वर्तनी चेक करनी है, तो उसके लिए F7 जो होती है ये शॉर्टकट की होती है। अगर आपको कंप्यूटर को रिबूट करना है तो उसके लिए जो शॉर्ट की है वो है आपकी F8। F9 की बात करें तो यहाँ ब्राइटनेस इंक्रीज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। F9 ब्राइटनेस इंक्रीज करती है, F10 ब्राइटनेस डिक्रीज करती है, ठीक है। और इन्हीं दोनों का काम MS वर्ड में चेंज हो जाता है, जो मैंने यहाँ पे बताया कि MS वर्ड में रिफ्रेश के लिए F9 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम रिफ्रेश करें तो अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, आपने एक बार राइट क्लिक से रिफ्रेश कर दिया, उसके बाद अगर आप सिर्फ F5 भी दबाओगे तो आपका कंप्यूटर रिफ्रेश होता रहेगा। लेकिन F9 का प्रयोग MS वर्ड में रिफ्रेश के लिए होता है, ठीक है। F10 का प्रयोग वहां पे MS वर्ड में मेन्यू बार एक्टिव करने के लिए होता है, ठीक है। और वैसे अगर हम देखें तो ब्राइटनेस डिक्रीज करने के लिए F10 का प्रयोग होता है। अगर आप कंप्यूटर पे कोई भी ऐप चला रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, आपको उसको फुल स्क्रीन में करना है तो उसके लिए आपकी F11 का प्रयोग होता है, ठीक है। और F12 की बात करें तो अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी फाइल को सेव करना है, सेव एज करना है, तो उसमें कंप्यूटर में F12 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी 12 फंक्शन की हैं जिसके बारे में आपको जानना था। इसी प्रकार बात करें कंप्यूटर, जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें टॉगल की कितनी होती हैं। देखिए, टॉगल की क्या होती है? टॉगल की वो की होती हैं, वो बटन होते हैं कीबोर्ड के ऊपर जो है तो एक बटन, लेकिन उनके काम दो हैं, दो तरीके से वो काम करते हैं, दोनों अलग अलग काम हैं, उनको कहा जाता है टॉगल की। तो कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, आपके कीबोर्ड पे दो टॉगल की होती हैं, एक होता है कैप्स लॉक, एक होता है न्यूम लॉक। अगर आपने कैप्स लॉक को ऑन कर दिया तो आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके कैसे आ जाएंगे? कैपिटल में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने कैप्स लॉक को ऑफ कर दिया तो आपके अल्फ़ाबेट स्मॉल में आ जाएंगे। तो एक बटन है लेकिन दो तरीके से काम कर रहा है। इसी प्रकार आपका न्यूम लॉक है, अगर आपने न्यूम लॉक को ऑन कर दिया तो जो आपका साइड वाला जो कीबोर्ड के साइड में जो आपके नंबर्स दिए होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? लॉक हो जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ पर नंबर नहीं दबा पाओगे, ठीक है। और अगर आपने न्यूम लॉक को ऑफ कर दिया तो आपका जो नंबर की है वो ऑन हो जाएगा। आप साइड वाला जो कीबोर्ड होता है वहाँ से नंबर को भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है।
मॉडिफायर की अगर मैं बात करूं तो कीबोर्ड में 3 मॉडिफायर की होती हैं, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट। तो ये एक 3 है मॉडिफायर की। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो ये पूरा कीबोर्ड होता है, साइड में यहाँ पे जो आपका न्यूमेरिक वाला सिस्टम होता है कीबोर्ड में, साइड में जहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, एक नंबर तो आपके यहाँ लिखे होते हैं और एक नंबर यहाँ पे लिखे होते हैं। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने बटन होते हैं न्यूमेरिक की जिनको बोला जाता है, ये आपकी 17 होती हैं। ठीक है, माउस की बात करते हैं। अब हमने कीबोर्ड के बारे में बात करी, अब हम माउस की बात करेंगे। और एक और चीज़, जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें आपके 104 से लेके 105 के करीब बटन होते हैं। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपके इतने की होते हैं, 104 105 के करीब होते हैं। अब बात करेंगे माउस की। देखिए, माउस, कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार किया ये डगलस एंगलबर्ट ने किया और उनके साथी थे विलियम इंग्लिश। ज़्यादातर नाम एंगलबर्ट का ही पूछा जाता है, तो आपको इन्हीं का नाम याद रखना है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको ये भी रखना है। ठीक है, कंप्यूटर माउस की खोज 1964 में की गई और माउस भी एक आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक की बात करते हैं, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। अभी हम प्रमुख जो आपके इनपुट डिवाइस है उनको देख रहे हैं। तो जॉयस्टिक भी आपका इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल गेम खेलने में होता है। ट्रैक बॉल की बात करें तो ट्रैक बॉल भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, ये आपको ध्यान रखना है। माउस और जॉयस्टिक दोनों का काम कर सकता है ट्रैक बॉल, और इसका इस्तेमाल वीडियो एडिटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन भी आपका इनपुट डिवाइस है। देखिए, हर वो डिवाइस जो डाटा को बाहर से कंप्यूटर के अंदर लेके जाए वो आपका इनपुट डिवाइस है, चाहे वो माउस हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो आपका स्कैनर हो, चाहे वो आपका टच स्क्रीन हो। ठीक है, सब क्या करते हैं कंप्यूटर के अंदर आपके हैं, वो सब आपके क्या हैं, आपके इनपुट डिवाइस हैं। मोबाइल फ़ोन में देखिए, टच स्क्रीन भी क्या है आपका, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। मोबाइल फ़ोन में कौन सी जो आपकी स्क्रीन होती है वो यूज़ होती है। अब जैसे आप जानते हैं टच स्क्रीन की अगर हम बात करते हैं, या अगर हम हार्ड मॉनिटर की बात करें तो पहले आपके एलसीडी आती थी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर आपकी एलईडी आने लगी, लाइट एमिटिंग डिस्प्ले। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड या डिस्प्ले। अब यहाँ पे है आपका लाइट एमिटिंग डायोड था। ठीक है, अब है यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में कौन सी यूज़ होती है, तो मोबाइल फ़ोन में आपकी एमोल्ड डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव मैट्रिक ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो लाइट एमिटिंग डायोड उसकी फुल फॉर्म होती है। मैंने शायद गलती से डिस्प्ले बोल दिया तो आप उसको करेक्ट कर लेना अभी। ठीक है, एमोल्ड की बात करें तो यह आपके वर्तमान में मोबाइल फ़ोन में इस डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है। फुल फॉर्म हमने यहाँ पे देखी। इसके बाद हमने देखा स्कैनर को, तो स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, MICR की बात करें तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, आपको पहले रेफरेंस रिकॉग्नाइजेशन को देना है, अगर ये नहीं मिला तो ही आपको रीडर की तरफ जाना है। ठीक है, दोनों सही हैं लेकिन ज़्यादा आपको पहले इसको देखना है। तो MICR की हमने फुल फॉर्म देखी। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो देखिए ये आपके बैंकों के अंदर जो चेक होते हैं, चेकों की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रयोग कैसे होता है, देखिए चेक के ऊपर आपके डिजिट्स कुछ लिखे होते हैं, कुल डिजिट की संख्या होती है 9। उन 9 डिजिट्स को ये चेक करता है कि ये आपके अकाउंट से रिलेटेड है या नहीं, उसके ऊपर सिग्नेचर आपके हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें उन 9 डिजिट को ये स्कैन करता है, उनको रीड करता है और फिर आपको बताता है। तो आपको पूछा जाएगा चेक के ऊपर जो MICR होता है ये कितने डिजिट का नंबर है, 9 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद है BCR, बार कोड रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। पहले आपको रिकॉग्नाइजेशन को ही प्राथमिकता देनी है। बार कोड रीडर की बात करें तो बार कोड की जांच के लिए जो आपका कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके पीछे आपके ऐसे लाइंस बनी होती हैं, वही आपका बार कोड होता है। उसके नीचे नंबर लिखे होते हैं। बार कोड में कितने डिजिट्स होते हैं, तो इसमें आपके लगभग 13 के डिजिट आसपास होते हैं। ठीक है, 11 से 13 होते हैं, जनरली 13 होते हैं। तो बार कोड की जाँच के लिए बार कोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपका आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या करता है, तो ये आपके जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों को उनके आकार के हिसाब से जांचने में मदद करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें OMR, तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। ये सभी हमने जो अभी तक पढ़े ये सब आपके इनपुट डिवाइस हैं। OMR की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मास्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गई है। ठीक है, और ये आपके OMR शीट जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे मुख्य आउटपुट डिवाइस की। देखिए मुख्य आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य आउटपुट डिवाइस में आपके आते हैं वो सारे डिवाइस जो डाटा को कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं, वो सब आपके मुख्य आउटपुट डिवाइस
होते हैं। ठीक है, तो जो आपको OMR मैंने ऊपर बताया उसे मास्क की जगह पे मार्क कर देना। ठीक है, करेक्ट कर देना। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मुख्य होता है आपका मॉनिटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मॉनिटर में पहले क्या आती थी, मॉनिटर के अंदर पहले कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल होता था, CRT का, फिर LCD आने लगी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और फिर आने लगी LED लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, मॉनिटर को लेकर मैंने आपको एक प्रश्न ऊपर बताया था कि मॉनिटर की जो स्क्रीन मापी जाती है वो डायगनली मापी जाती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और प्रिंटर भी आपके अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो उसमें हमको अभी जाना नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर की बात करें तो प्लॉटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है और ये आपके प्रिंटर की तरह ही होता है प्लॉटर। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो आपके ग्राफिक्स होते हैं, तो ग्राफिक्स बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, प्लॉटर का इस्तेमाल होता है। इसके बात करें अगर स्पीकर की, तो स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। किसी भी चित्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो किसी भी चित्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे पिक्सल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्पादों पर दिखाई देने वाली मुद्रित लाइन के पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो किसी भी उत्पाद के ऊपर जो ऐसी ऐसी लाइन से लगी होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, उसके नीचे नंबर लिखा होता है, इसको बारकोड कहा जाता है। माउस पर दो मानक बटन के बीच स्थित पहिए का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जब आपने माउस देखा है, माउस के बीच में एक छोटा सा पहिया लगा होता है ना, तो वो आपके स्क्रॉलिंग के लिए होता है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है, तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थ का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यूज़र और जो आपका हार्डवेयर होता है उनके बीच में मध्यस्थ का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके अलग अलग प्रकार के आते हैं। एक आता है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में जिस पे केवल एक यूज़र काम कर सके, उसको कहा जाता है सिंगल यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जहाँ पे आपके मल्टीपल यूज़र एक साथ काम कर सके उसे मल्टी यूज़र कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे एक बार में केवल एक टास्क हो रहा हो उसको कहा जाता है सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और जहाँ पे एक साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं उसे मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अब कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टमों की, तो ये है आपका यूनिक्स। यूनिक्स क्या है, तो यूनिक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और इसका आविष्कार भी डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। कब हुआ, 1969 में। ठीक है, चलिए लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि लाइनेक्स आपका एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको केवल नाम याद रखना है, एग्जाम में आपको नाम पूछा जाता है कि ये क्या है, यूनिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लाइनेक्स है, इसके अलावा उबंटू है, उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। रेड हैट ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके कई सारे वर्जन है, प्रमुख एंड्रॉयड हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कपकेक एंड्रॉयड का एक वर्जन है, डोनट हो गया, इक्लेयर, फ्लोयो, गिंगर ब्रेड, हनी बी, आइसक्रीम, जेलीबीन, ये सब क्या हैं, ये आपके एंड्रॉयड के वर्जन है। पूछा जाता है कि इनमें से क्या एंड्रॉयड नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब आपके एंड्रॉयड हैं। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर आपका भाषा अनुवादक होता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, इन तीनों के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया कि ये क्या करते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम थे इनको पढ़ा। आपके और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपका विंडोज़ होता है, ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा मैक होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक बॉस। ठीक है, तो बॉस क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका पूरा नाम होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, तो भारत का है, इंडिया का है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कब आया था, अब हम यहाँ पे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट को लेकर जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको देखेंगे और इनकी शॉर्ट की को देखेंगे। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है ये आपके 1983 में आया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो दस्तावेज बनाने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी है या नहीं, तो उसके लिए हम उस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन बना है, आपके एग्जाम
में लगातार पूछा जाता है कि एक्सटेंशनों को लेकर के। तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें कोई भी फाइल अगर बनी होगी तो उसका एक्सटेंशन या तो .doc होगा या .docx होगा। अब ये अलग अलग क्यों हैं? तो देखिए 2007 से पहले के जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैं उनकी फाइल का जो आपका एक्सटेंशन होगा वो DOC होगा, ठीक है। और 7 के बाद के जितने भी हैं उनमें DOCX होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है डॉक किसका होता है? MS वर्ड का। इसके अलावा अगला प्रश्न है यहाँ पे MS वर्ड में अधिकतम जूम कितना हो सकता है? तो देखिए MS वर्ड में आप मैक्सिमम 500% तक जूम कर सकते हो और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आप 10% तक जूम कर सकते हो। जूम का ऑप्शन आता है ना, जब आप ऐसे विंडो खोलते हो तो साइड में यहाँ पे बना होता है जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन। तो मैक्सिमम आप 500% तक कर सकते हो और मिनिमम 10% तक कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए जो ये 3 हैं जो हमको सिलेबस में दिए हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, केवल वर्ड में आप मैक्सिमम 500 तक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पावर पॉइंट की बात करें या आप एक्सेल की बात करें तो वहां पे मैक्सिमम 400% होता है, ठीक है। पेज बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को क्या कहते हैं? तो पेज बाइंडिंग के लिए जब आप पेज को प्रिंट करवाते हैं तो साइड साइड में ना ऐसे जगहें छोड़ दी जाती हैं ताकि अगर पेज को बाइंड कराया जाए तो वो डाटा वहाँ पे हमारा ना जाए। तो उस जगह को पेज बाइंडिंग के लिए जो खाली जगह छोड़ी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसे गटर मार्जिन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि कंप्यूटर में MS वर्ड में गटर मार्जिन किसे कहते हैं? तो गटर मार्जिन वो खाली जगह होती है जिसे बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है। पेज में लिखने के लिए जो जगह छोड़ी जाती है, अगर हम पेज बना रहे हैं, ठीक है, ये पेज है MS ऑफिस का, तो उसके साइड में अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो पेज में लिखने के लिए जो साइड में हम जगह छोड़ते हैं उसको मार्जिन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ हम बाइंडिंग के लिए छोड़ते हैं उसे गटर मार्जिन कहते हैं। दोनों में अंतर है, ठीक है। अब बात करते हैं पेज सेटअप की। तो MS वर्ड में पेज सेटअप किस तरीके से होता है? तो देखिए आपका ऊपर और नीचे कितने का अंतर होता है। आप अंतर बढ़ा सकते हो, मैं बाय डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा हूँ शुरुआत में। तो ऊपर और नीचे आपके 1 इंच का अंतर होता है, ठीक है, इतना अंतर यहाँ पे दिया जाता है। और साइड की बात करें, साइड में आपका 1.25 होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। ऊपर नीचे बात करेगा 1 इंच, साइड की बात करेगा तो आपका 1.25 इंच होता है। एक और चीज़, जो MS ऑफिस जब आप खोलते हो MS वर्ड, तो उस पेज का साइज़ क्या होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पेज का साइज़ होता है, ये आपका 8.5 इंच होता है और ये जो आपका पूरा है ये आपके 11 इंच का होता है। MS वर्ड में शॉर्ट कीज़। अब यहाँ पे हम MS वर्ड की प्रमुख शॉर्ट की हैं, इनको यहाँ पे देखेंगे। देखिए सबसे पहले आती है Ctrl+X। Ctrl+X शॉर्ट की का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल कट करने के लिए किया जाता है। सीधा प्रश्न बनेगा, कट के लिए कौन सी शॉर्ट की दबाई जाती है? Ctrl+X, ठीक है। Ctrl+C ये कॉपी करने के लिए दबाई जाती है। Ctrl+V ये पेस्ट करने के लिए दबाई जाती है। अंडरलाइन के लिए Ctrl+U होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L होता है। अब देखिए अलाइनमेंट क्या होता है, जब आप MS ऑफिस खोलते हैं और अगर आपने लेफ्ट अलाइनमेंट क्लिक कर दिया तो ये Ctrl+S प्रेस कर दिया, L प्रेस कर दिया, तो आप जो भी लिखेंगे वो इस तरीके से इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने Ctrl+R यानी कि राइट अलाइनमेंट प्रेस कर दिया, राइट अलाइनमेंट का अर्थ है कि अब आप इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। Ctrl+E ये होता है सेंटर के लिए, यानी कि अब आप ऐसे में यहाँ पे सेंटर में लिखना शुरू करेंगे। और जस्टिफाई वो होता है कि आप जिस तरीके से लिख रहे हैं आपको सारा एक तरीके से लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने शुरुआत में जब आपने MS ऑफिस में काम करना शुरू करा तो इस तरीके से आपने शुरू कर दिया, आपके इस तरीके से डाटा बन गया। आप जैसे ही जस्टिफाई करेंगे सब के सब आपके एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट के लिए लेफ्ट है, L है, राइट के लिए R है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला कि MS ऑफिस में सेंटर अलाइनमेंट के लिए कौन सी शॉर्ट की है? तो सेंटर के लिए E है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। J से बात करेंगे, जस्टिफाई के लिए है। Ctrl+H अगर आपको कोई वर्ड, आपने कोई फाइल, आपने MS वर्ड के अंदर काम किया, ठीक है, आपने MS वर्ड के अंदर काम किया लेकिन यहाँ पे कोई स्पेलिंग आपकी गलत हो गई, ठीक है, कोई वर्ड आपको चेंज करना है तो उसके लिए आप Ctrl+H का प्रयोग करेंगे, ठीक है। Ctrl+H का प्रयोग वहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, रिप्लेस करने के लिए। सभी कुछ अगर आपको सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A का आपको की प्रेस करनी है। अगर आपको उस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीज़ फाइंड करनी है तो फाइंड के लिए शॉर्ट की होती है आपकी Ctrl+F, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
Ctrl+Z ये अंडू के लिए किया जाता है कि आपने कोई चीज़ कर दी, आप उसको नहीं करना चाहते तो आप कहाँ चले जाएंगे, अब Ctrl+Z करेंगे, वो चीज़ हट जाएगी। आप चाहते हैं वो चीज़ वापस आ जाए तो आप Ctrl+Y करेंगे, जिसको हम रीडू कहते हैं। कि दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं, Ctrl+Z और Ctrl+Y। ठीक है, Z अंडू है, Y रीडू है। प्रिंट करने के लिए आपको Ctrl+Print दबाना पड़ेगा। दस्तावेज खोलने के लिए आपको Ctrl+Y दबाना पड़ेगा। ठीक है, Ctrl+O दबाना पड़ेगा। इसके अलावा Ctrl+K ये आपके हाइपरलिंक के लिए होता है। अब देखिए हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक होता है, मान लीजिए ये यहाँ पे मेरे पास 2 पेज हैं, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ लिखा, वो ब्लू कलर में है। ठीक है, जो जैसे कोई लिंक होता है, जैसे अगर आप इस वीडियो को भी शेयर करने जाएंगे आपको ब्लू कलर में एक लिंक मिलेगा हमारे चैनल का। तो जैसे ही आपने उसको शेयर करा, और मान लीजिए यहाँ पे हमारा चैनल है, तो जैसे ही कोई उसके ऊपर क्लिक करेगा वो उस बंदे को सीधा हमारे चैनल पर लेकर आएगा। ये काम होता है हाइपर लिंक का। ठीक है, यानी कि वो लिंक आपके किसी दूसरे पेज के साथ जुड़ा होता है। अगर आपको पेज ब्रेक करना है एमएस वर्ड में तो आपको Ctrl+Enter दबाना होगा। ठीक है, अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है, पेज ब्रेक यानी कि आपके ये पूरा पेज है, अगर आप यहां से पेज को ब्रेक करना चाहते हैं कि आप सीधा इस पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं तो Ctrl+Enter। लेकिन अगर आप एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Shift+Enter करना पड़ेगा। ठीक है, लाइन ब्रेक करने के लिए। और अगर आपने जो केस है उसको चेंज करना चाहते हैं, आपने कोई भी चीज़ लिखी है, आप चाहते हैं वो अल्फ़ाबेट बड़े में हो जाए, तो उसके लिए आपको Shift+F3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, किसी शब्द के नीचे लाल रंग क्या दर्शाती है। तो देखिए एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर जब आप कोई शब्द लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एप्पल लिखा, तो इसके नीचे अगर आपकी लाल लाइन आ जाती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपकी जो गलत वर्तनी का इस्तेमाल आपने यहाँ पे किया है। स्पेलिंग एरर को बताता है आपका, अगर किसी भी शब्द के नीचे लाल लाइन आ जाती है तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अच्छा ये नीचे लाल रंग है, तो लाल रंग अगर आएगा उसका अर्थ होता है गलत वर्तनी। ठीक है, और आपको प्रश्न बनता है कि एमएस वर्ड में आप वर्तनी चेक किस शॉर्ट की से कर सकते हो, तो F7। ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर F7 जो की है, इससे आप स्पेलिंग चेक को कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमने लाल रंग की बात करी। अब मान लीजिए अगर आपके किसी शब्द के अंदर हरा रंग आ जाए, हरा रंग आ जाए उसके नीचे, हरे रंग का अर्थ होता है कि वहाँ पर आपने वर्तनी तो सही लिखी है, लेकिन आपने वहाँ पे व्याकरण की गलती कर दी, वहाँ पे आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी। ठीक है, एमएस वर्ड में अधिकतम फ़ॉन्ट का आकार क्या हो सकता है। तो देखिए एमएस वर्ड के अंदर जो अधिकतम फ़ॉन्ट का आकार, फ़ॉन्ट का साइज़, यानी कि जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 1987 लिखा है, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो मैं फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा रहा हूँ, तो मैक्सिमम आप एमएस वर्ड में 72 का लिख सकते हो और न्यूनतम 8 का लिख सकते हो। ठीक है, ये है वहाँ पर ऑप्शन में जो होते हैं। लेकिन अगर आप जहाँ पर बॉक्स बना होता है ना, वहाँ पर तो आप खुद भी टाइप कर सकते हो। तो खुद अगर आप टाइप करने जाओगे तो मिनिमम आप 1 टाइप कर सकते हो, और मैक्सिमम की अगर बात करें तो 1638 से ज़्यादा बड़ा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑटोमेटिक की बात करें, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑप्शन 72 तक ही मिलेगा, लेकिन खुद से आप टाइप कर सकते हो 1638 तक। एमएस एक्सेल कब आया था, ये हमने एमएस वर्ड के बारे में जाना। एमएस वर्ड को लेके एक सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे। अब हम बात करेंगे एमएस एक्सेल की। अगर आपको कोई भी टेबल बनानी है, टेबल आपके पास कोई ऐसा डाटा है जो टेबल में बनाया जा सके, तो उसके लिए आप एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। एमएस एक्सेल 1987 में आया। इसका एक्सटेंशन होता है XLX या फिर XLSX। ठीक है, तो वही चीज़ है, इसमें भी 2007 से पहले ये था, 2007 के बाद ये था। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड में भी पूछा जा चुका है कि SLSX किसका एक्सटेंशन होता है, ये आपके एमएस एक्सेल का होता है। ठीक है, चलिए, एमएस एक्सेल में अधिकतम फ़ॉन्ट का आकार कितना हो सकता है। तो एमएस एक्सेल में जो अधिकतम फ़ॉन्ट का आकार है वो 72 हो सकता है, और न्यूनतम यहाँ पर भी आपका 8 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका, अगर आप मैनुअली की बात करें तो जो वो वहाँ पे एमएस वर्ड में 1638 था, वो एमएस एक्सेल में केवल 409 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैनुअली की बात है। एमएस एक्सेल को लेकर के और सारे पॉइंट जो आपके बनते हैं, तो देखिए एमएस एक्सेल में आप जानते हैं इस तरीके से टेबल बनी होती है। ठीक है, ये वाली, ये आपका एमएस एक्सेल है। जो आपके ये हैं ऐसे में, जो हॉरिजॉन्टल हैं आपके, इनको कहा जाता है रो। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इन्हें रो कहा जाता है। हिंदी में बोले तो इनको पंक्ति कहा जाता है, और अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो इन्हें टपल कहा जाता है। ठीक है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, एमएस एक्सेल में रो की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए इसके 2 वर्जन थे। 2003 में जब यह वाला वर्जन था, 2003 वाला वर्जन, तो उसमें रो की जो टोटल संख्या थी वो 65,536 थी। ठीक है, रो की टोटल संख्या 2003 वाले में कितनी थी, 65,236।
इसका जो नया वर्जन आया जिसमें इनकी संख्या बढ़ी वो था 2016 वाला। 2016 की बात करें तो उसमें जो रो की संख्या है वो होती है आपकी 10,48,576, ठीक है। तो ये 2016 में है। इसी प्रकार कॉलम की बात करें तो जो इस तरीके से आपके ऐसे वाले खड़े वाले होते हैं इन्हें कॉलम कहा जाता है। MS एक्सेल में कॉलम की अगर मैं टोटल की बात करूं तो 2003 वाले में आपके 256 कॉलम होते थे, लेकिन जो 2016 वाला वर्जन है उसमें आपके 16,384 कॉलम हैं। तो टोटल भी आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे हमने यहाँ पे ये टेबल बनाई थी, ठीक है, ये MS एक्सेल की शीट है आपकी, और यहाँ पे जहाँ पे आपका रो और कॉलम, ये रो है आपकी, ये आपका कॉलम है, जहाँ पे ये मिलता है और मिलने के बाद जो ये बनाता है बॉक्स, इस बॉक्स को सेल कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं उन बॉक्सेस को क्या कहते हैं, उन बॉक्सेस को सेल कहते हैं, ठीक है। चलिए, MS एक्सेल की शॉर्ट की क्या होती है? तो देखिए MS एक्सेल क्या, हम शॉर्ट कीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी भी सेल के में एडिट करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप F2 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी सेल रेंज को लेकर के, मान लीजिए आपने A1 सेल से लेकर के आपने B1 सेल तक काम किया, अब आप चाहते हैं इस बीच में जितना भी डाटा है वो आपको चार्ट के रूप में मिल जाए, चार्ट में बन जाए, तो उसके लिए जो आप शॉर्ट की प्रेस करेंगे वो आप F11 प्रेस करेंगे, ठीक है। पूरी रो का चयन करने के लिए, तो अगर आपको पूरी रो चयन करनी है, पूरी जो ये रो है इस पूरे का चयन करना है, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार का प्रयोग करेंगे, ठीक है, पूरी रो के लिए। अगर आपको पूरे कॉलम को प्रयोग करना है, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल का प्रयोग करेंगे स्पेस बार के साथ। और अगर आपको पूरी टेबल को ही, जो पूरी स्प्रेडशीट है उसका ही इस्तेमाल करना है, उसी को सेलेक्ट करना है, चयन करना है, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग करेंगे। नई वर्कशीट अगर आपको लेनी है तो नई वर्कशीट के लिए आप शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग करेंगे। वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए, जब आप MS एक्सेल में काम कर रहे होते हैं, MS एक्सेल के अंदर ये जो आपके सामने है इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट। जब आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो ये बन जाएगी आपकी वर्कशीट, और जब हम 2-3 वर्कशीटों को मिला दें तो वो आपकी वर्कबुक बन जाती है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए आपके वर्कबुक बनाने के लिए? तो आपको कम से कम 3 वर्कशीट मिलानी पड़ेंगी एक साथ। 3 वर्कशीटों का समूह ही आपका वर्कबुक कहलाएगा मिनिमम। अधिकतम की बात करें तो एक वर्कबुक में आपके 255 शीट आ सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझिए कि वर्कबुक क्या है आपका? वर्कबुक आपका एक तरीके से रजिस्टर है। इसके अंदर अगर आपने 3 वर्कशीट मिला दी है तो आपका ये वर्कबुक बन जाएगा, और मैक्सिमम आप 255 इसमें मिला सकते हैं। अब बात करेंगे MS पावर पॉइंट की। देखिए, MS पावर पॉइंट की बात करते हैं तो ये आपका 1990 में आया, और इसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतियां जिसको कहते हैं हिंदी में, उसको बनाने के लिए पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। इसके एक्सटेंशन की बात करें तो .ppt होता है, पावर पॉइंट फाइल होती है जो, और आपका .pptx ये आपका यहाँ पे होता है इसका एक्सटेंशन, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पावर पॉइंट से पूछा जाता है कि मान लीजिए आपने कोई स्लाइड वहाँ पर बनाई और उस स्लाइड का आपको स्लाइड शो देखना है, ठीक है। तो स्लाइड शो रन करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो F5 होती है MS पावर पॉइंट में। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो वो होती है कंट्रोल प्लस M। देखिए, नई अगर स्लाइड आपको जोड़नी है तो वो M आएगा, कंट्रोल प्लस M। लेकिन अगर आपको नया प्रेजेंटेशन चाहिए तो उसके लिए कंट्रोल प्लस N आएगा, ठीक है। आपने एक स्लाइड के ऊपर काम किया, आप चाहते हैं दूसरी स्लाइड, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, तो नई स्लाइड आपके लिए आप कंट्रोल प्लस M करेंगे। लेकिन अगर आपको लगा कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्लाइडें बना दी हैं, अब ये काम खत्म हो गया, यानी प्रेजेंटेशन क्लियर हो गई, अब आपको नई प्रेजेंटेशन लानी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस N होगा, ठीक है। टॉमकैट क्या है? तो टॉमकैट आपका एक वेब सर्वर है, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि टॉमकैट क्या है, तो ये आपका एक वेब सर्वर है। MS वर्ड में विभिन्न पतों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में जब आपको एक ही पता, एक ही पत्र अलग अलग लोगों को भेजना होता है, अलग अलग पतों में भेजना होता है, उसकी कॉपियां बनानी होती हैं, उसके लिए हम मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। एक बारकोड रीडर प्रत्येक बार पैटर्न को परिवर्तित करता है, तो किस में परिवर्तित कर देता है? न्यूमेरिक डिजिट में परिवर्तित कर देता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बारे में हमने बात करी थी ऊपर, पूरा डिटेल में इसको जाना था। सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है।
HTML का प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ होता है? तो HTML फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसका इस्तेमाल वेब पेज बनाने में होता है। इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल आपका स्पैम कहलाता है। ठीक है, ईमेल के अंदर ईमेल जो आप जहाँ पे आपके स्पैम जम होते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक जंक कहते हैं। ठीक है, दुनिया का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो दुनिया का जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क है वो है आपका आरपा नेट। ठीक है, वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? क्वेश्चन कर चुके हैं, होम पेज कहते हैं। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का नाम या पता क्या कहलाता है? तो इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेबसाइट का नाम या पता उसका URL कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। एक कंपाइलर द्वारा किस प्रकार की गलतियां देखी जाती हैं? देखिए, कंपाइलर मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा, ये आपके जो उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं उन्हें कन्वर्ट करता है मशीनी भाषा में। कंपाइलर आपकी केवल सिंटैक्स की गलतियों को पकड़ता है, यानी कि अगर आपने लिखने में कोई गलती कर दी, कहीं पे आपने कॉलन नहीं लगाया, कहीं पे आपने फॉर्मूला नहीं लगाया सही से, तो वो गलतियां ये पकड़ेगा। ये नहीं पकड़ेगा कि आपने वहां पे प्लस करना था, आपने माइनस लगा दिया। ठीक है, तो आपकी अर्थमेटिक गलतियां नहीं पकड़ेगा, केवल सिंटैक्स एरर को ये पकड़ेगा। तो ये हमारे कंप्यूटर को लेके कुछ क्वेश्चन थे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म हैं जो पूछी जाती हैं, लगातार पूछी जाती रहती हैं, उनको यहाँ पे कवर करेंगे और फिर इस वीडियो का एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें फ्रेंड्स। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे आस्की की। देखिए, आस्की बहुत बार पूछी जाती है फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये आस्की का फुल फॉर्म है। DNS की बात करें तो ये भी पूछा जा चुका है, डोमेन नेम सिस्टम, ये DNS का फुल फॉर्म होता है। डॉस की बात करें तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डॉस का फुल फॉर्म होती है। DTS की बात करें तो डेस्कटॉप सिस्टम, ये आपके DTS की फुल फॉर्म है। ठीक है, फैक्स की बात करें अगर तो फार अवे ज़ेरॉक्स, ये आपके फैक्स का फुल फॉर्म होता है। SMPS ये भी पूछी गई है, तो SMPS का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, फुल फॉर्म आपको देखते हुए चलनी है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। SMS की बात करें तो शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये SMS का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ATM की बात करें तो ATM की जो फुल फॉर्म होती है ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। बहुत बार पूछी गई है ATM की फुल फॉर्म भी। URL की बात करें तो अभी हमने देखी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। DBMS की बात करें तो ये भी पूछी गई है, आपको पूछा गया था कि कंप्यूटर के क्षेत्र में DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। SQL की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। DSL की बात करें तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका फुल फॉर्म होता है। ई-कॉमर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसका फुल फॉर्म है। इसी प्रकार ईमेल की बात करें तो ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। वेब की बात करें तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये आपके वेब का फुल फॉर्म होता है। GDU की बात करें तो ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट होती है GDU। GUI बहुत बार पूछी गई है, GUI इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। CUI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ठीक है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, GUI दोनों लगभग सेम है, आप आसानी से याद कर जाएंगे। यहाँ पे ग्राफिकल है, यहाँ पे कैरेक्टर है। इसके बाद अगर MPEG की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो लगातार पूछी जाती रही हैं। MPG की बात करूँ तो मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप होता है। JPEG की बात करूँ तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। देखिए, दोनों में अंतर है, एक जैसे नहीं है, यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे फोटोग्राफिक है। ठीक है, JPG की बात करूं तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है। GIF की बात करूं, GIF काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, इसकी फुल फॉर्म पूछे जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है। PNG की बात करूं तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका फुल फॉर्म होता है। BMP की बात करें तो बिट मैप इमेज इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, BCD बाइनरी कोडेड डिजिट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, BCD की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। CAD मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका फुल फॉर्म होता है। CAT की बात करें, CAT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन। ठीक है, EBC DIC की बात करें तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। HTML बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है। VGA की बात करें तो वीडियो ग्राफिक एरे, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, SVGA की बात करें तो बस आपको आगे सुपर लगा देना है और पीछे आपका वीडियो ग्राफिक एरे। HTTP की बात करें तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपके HTTP का फुल फॉर्म होता है।
MIS की बात करते हैं तो MIS होता है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी प्रकार होता है MISP, इसका होता है मिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। और एक होता है MOPS, इसका होता है मिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड। DHCP की बात करें तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये आपके DHCP का फुल फॉर्म होता है। ARP की बात करें तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। और ARPA की बात करें तो ARPA होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और इसके पीछे अगर आप नेट लगा दें यानी नेटवर्क लगा दें तो ये आपका ARPA नेट बन जाएगा। UST की बात करें तो अनएडजस्टेड सिस्टम टाइम, इसका फुल फॉर्म होता है। सेट होता है सिक्योर इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ये फुल फॉर्म है इनमें से काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। ALU की बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी पूछा गया है। PDF ये भी पूछी गई है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। AMR की बात करें तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। BIOS की बात करें तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है। LAN की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। मैन की बात करें तो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क किसका है? मैन का। और वैन की बात करें तो ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये आपका छोटे से क्षेत्र के लिए होता है, ये आपके एक शहर के लिए होता है, और ये आपके पूरे जो विश्व होता है उसके लिए होता है, ठीक है। पैन की बात करें तो पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वाईफाई की बात करें तो वाईफाई की भी फुल फॉर्म पूछी गई है, वायरलेस फिडेलिटी। FTP की बात करें तो FTP होती है आपकी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP/IP की बात करें तो TCP/IP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISDN की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये ISDN का फुल फॉर्म होता है। ISP की बात करें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये पूछा गया है हाल ही में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। POT की बात करें तो पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। UPI की बात करें, ऊपर हमने देखा था UPI के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ICT ये उत्तराखंड में पूछी जा चुकी है, इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है, पूछा जा चुका है। और आज का अंतिम है आपका CD-ROM। CD-ROM का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण आपके वो थे, फुल फॉर्म थी जो आपको लगातार पेपर में पूछी जाती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने बात करा पूरे कंप्यूटर को, यहाँ पे एक मास्टर वीडियो हमने इसको बनाने की कोशिश करी, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया, जिसमें आपके हमने कंप्यूटर जनरेशन को भी पढ़ा, कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, आउटपुट इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, फुल फॉर्म्स हमने देखी, शॉर्टकट कीज़ हमने देखी, काफ़ी सारा जो हमारा पूरा सिलेबस था उसको हमने यहाँ पे रिवाइज करने का प्रयास किया। इसके अलावा मेमोरी के बारे में हमने बात करी, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में कवर की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।